देखिए पर्यावरण, इस चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? जो अब यहाँ पे जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, मतलब आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है वो सभी पर्यावरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, जैसे हम लोग जिस पे चलते, कार, कपड़े, किताब आदि। ये कहने का क्या मतलब, ये पर्यावरण के अंदर है, लेकिन कुछ प्राकृतिक पर्यावरण है, कुछ मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक मतलब जो भगवान की तरफ, जिनको कह सकते हैं कि जो भगवान ने बनाया एक तरह से, जैसे पर्वत, नदियां, या हम लोग ये पर्वत बनाए हैं? नहीं बनाए, ये मतलब पहले से ही था, हम लोग कह देते हैं ये प्रकृति बनाया। प्रकृति मतलब क्या? भगवान, जो भी आप मानते होंगे, ईसा या अल्लाह, जो भी मानते होंगे, या कह सकते हैं यही बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। उसके बाद देखिए हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। देखिए पर्यावरण क्यों बदल रहा है, पर्यावरण बदलने का क्या अर्थ हुआ, करे कि ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे जरूरतों का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपके गांव का, मान लीजिए कि आपका गांव का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब जितना जमीन है, उसमें लोग, जनसंख्या बढ़ रहा है। जनसंख्या तो सब दिन बढ़ता है, मतलब क्या सब दिन नहीं, जैसे जनसंख्या तो हर दिन एक तरह से बढ़ता ही है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ता है। तो हम लोग का जरूरत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग उसका दोहन करते जा, मान लीजिए जहां पर आप वृक्ष देखते होंगे वहां पर काट के मकान बना दिया गया, क्यों? क्योंकि जरूरत था, तो मकान बनाया गया। जो पेड़ वृक्ष है तो उसका, तो एक तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है उसको भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पर बंजर भूमि था तो हम लोग मकान बना दिए, या नहीं तो सड़क बना दिए, तो उसमें क्या हो रहा है, पर्यावरण में चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो अब देखिए पर्यावरण के घटक, घटक क्या होते हैं, यहाँ देखिए मानव निर्मित, प्राकृतिक, और यहाँ पर 3 सेक्शन दिया हो, इसको डिटेल में देखते हैं। उसके बाद मानव, तो अब देखिए मानव में ये सब आ रहा है, जैसे एक व्यक्ति कोई है, उसका परिवार है, कोई समुदाय है, समुदाय धर्म है, समुदाय मतलब जो जैसे क्रिश्चियन समुदाय वगैरह ये सब हुए, यहाँ पर धर्म हुए, शैक्षणिक जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, आर्थिक हुआ, राजनीतिक स्थिति, ये मानव के अंदर आ गया। अब मानव निर्मित क्या किए हैं, जैसे इमारतें हुए, जैसे मकान हुए, पार्क, पुल, सड़क, ये स्मारक मतलब बिल्डिंग वगैरह, ये सब स्मारक मतलब जैसे लाल किला वगैरह ये सब हुए, ताजमहल, उद्योग, फैक्ट्री जिसको कहते हैं। अब देखिए प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी है इसका। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, पहले ये इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब दिया हुआ कितना, वायुमंडल, जैसे वायु जहां से मिल रहा है, जल मंडल, जल जहां से मिल रहा है, स्थल मंडल जहां से, सजीव जैव मंडल मतलब सजीव जैव मंडल जहां जीवों का निवास होता है उसको। अब देखिए यहाँ पर जीविया और अजीविया, यहाँ पर देखिए जीविया मतलब क्या, जिसमें प्राणियों का संसार हो, जैसे पादप एवं जंतु, और उसके बाद अजीविया मतलब यहाँ पे जहां निर्जीव पदार्थों का संसार हो, जो स्थल हुए, अजीविया हुए, ठीक है। करेक्ट, इसलिए हम अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक मतलब क्या, जैसे हमारे जरूरतों के हिसाब से जरूरत तो बढ़ती रहती है, और उसी के मतलब क्या हम लोग कभी नष्ट कर देते हैं, जैसे पेड़ पौधा काट के हटा दिए, तो पेड़ पौधा तब फिर से उगेगा नहीं, अगर लगाएंगे तब उगेगा। और लगाएंगे कहाँ, जहां मतलब जहां काटा गया वहां तो और कुछ बना दिया गया, फैक्ट्री बना दिया गया, घर बना दिया गया, या सड़क बना दिया गया, तो वहां पे तो अब तो पेड़ पौधा लगेगा ही नहीं, तो मतलब वहां पे हम लोग उसको नष्ट कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्या हुआ, तो आप प्राकृतिक नाम से पता चल रहा है जो भगवान की तरफ से मिला है, मतलब भगवान जो बनाए हैं, ठीक है। जैसे देखिए भूमि, भूमि क्या आपने बनाया, नहीं बनाया, जल, वायु, पेड़ पौधे, एवं अब ये कह सकते हो कि पेड़ पौधे मैंने लगाया नहीं। जैसे देखिए आज जो आप मान लीजिए कि आम का पेड़ लगा रहे, वो आम का पेड़ कहाँ से आया, जैसे गुठली बना, फिर दूसरे पेड़ से आया, फिर तो कहाँ से आया वो पेड़, उसका कोई ठिकाना ही नहीं, मतलब क्या को पता ही नहीं कहाँ से आया ये पेड़, तो कह सकते हैं हम लोग पेड़ पौधा। जीव जंतु, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, प्राकृतिक के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारे मानव का कोई योगदान नहीं है, या ना के बराबर योगदान है। अब देखिए पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल, जहां हम लोग अभी रह रहे हैं उसको स्थल मंडल कहेंगे। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जो उसका परत होता है। उसके बाद मिट्टी की परतें यहाँ पर पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृति में विषम धरातल होता है। तो स्थल मंडल ये हो गया। उसके बाद देखिए स्थल मंडल वह क्षेत्र, इसका डेफिनेशन है, वह क्षेत्र है जहां जो हमें कृषि
एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारा तो कहीं मकान होगा, तो मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, जहाँ पे घास का मैदान होगा वहाँ पशु चरता होगा, गाय भैंस बकरी जो चरता होगा, प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है, यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। जैसे देखते होंगे खदान में जैसे कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं तेल निकल रहा है, तो वो भी खनिज संपदा है। तो वही लेयर में से जहां पर होगा वहीं से निकाला जाए, स्थल मंडल से ही निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पर्यावरण के क्षेत्र, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये जैव मंडल हो गए, जहाँ पे जीवों का निवास हो रहा है, जैव मंडल। उसके बाद वायुमंडल, जहाँ पे हेलीकॉप्टर, देखिए यहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है। जल मंडल, ये जल मंडल हो गया। और जैव मंडल किसको बोलेंगे, ये स्थल मंडल, जहाँ पे जीवों का मतलब क्या निवास हो, जैव मंडल बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे देखिए यहाँ पर रोड दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, ये स्थल मंडल हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही आपको हाईलाइट करके दे दिया कि अगर आप मतलब क्या वीडियो रोक के पढ़ना भी चाहते हो तो आराम से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जहाँ पे जल का क्षेत्र है उसको जलमंडल बोलेंगे। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, जहाँ पे जल मिलेगा उसी को जलमंडल बोलेंगे। जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो सभी के लिए आवश्यक है, सभी प्राणी जो भी हम लोग हैं, जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी आवश्यकता है। अब देखिए कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, वायुमंडल, जहाँ पे मतलब जैसे अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, तो जैसे हवा हमारे बॉडी में लग रहा है, शरीर में लग रहा है, तो वायु के माध्यम से ही लग रहा है। तो वही पूरा चारों मतलब क्या वायुमंडल पूरा जो यहाँ पर संसार है उसमें फैला हुआ है। तो वह वायुमंडल, जैसे हेलीकॉप्टर चलेगा या आप देखते होंगे, आप हेलीकॉप्टर कागज से बना के फेंकते होंगे तो कहाँ उड़ रहा है, तो वायु में ही उड़ रहा है, वायु के माध्यम से उसको फोर्स लगाते हुए आगे। और खैर ये पढ़ोगे आप आगे चल के। अब देखिए वहां पर पृथ्वी के चारों ओर वायु की परतें, वायुमंडल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने चारों ओर वायुमंडल में थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जैसे जो भी पर्सन है वहां पर वो अपने मतलब क्या, ये नहीं कि हिलता डुलता नहीं है, अपने मतलब क्या जिस अक्ष पर है उसी अक्ष पर घूमते रहता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ, अपने और वो खींच रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरा हाथ और यहाँ पर देखिए एक अपने इधर खींच रहा है, एक अपने इधर, अब दोनों देखिए पावरफुल है, तो क्या एक दूसरे को मतलब क्या ज्यादा ना करीब आने देगा ना ही दूर जाने देगा, तो मतलब वो अपने अक्ष पे घूम रहा है। ये आगे चैप्टर में भी है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हानिकारक यहाँ पे किरणों से रक्षा करते हैं। यह सूर्य के झुलसाने वाली हानिकारक किरणों एवं, जैसे देखिए मान लीजिए जिस दिन हवा नहीं चल रहा है तो उस दिन देखते हैं कितना गर्मी लगता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही जो सूर्य का जो झुलसाने वाला गर्मी है उसे हम लोग को बचाने में ये सहायता करता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल बनाते हैं। यह संसार पादप मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु जैसे हम लोग हुए और गाय भैंस जो भी मतलब जीव जंतु, यहाँ पर देखिए एक पारितंत्र है, इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे पारितंत्र दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है जहाँ स्थल एवं जल वायु मिलकर जीव को संभव करते हैं। तो मतलब यही तीन जरूरत है कोई भी जीव का पनपने के लिए, स्थल होना चाहिए, जल होना चाहिए और वायु होना चाहिए, जो कि पृथ्वी पर ही अब आजकल संभव है। ऐसे अंतरिक्ष पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर इसी पर संभव है। अब देखिए पारितंत्र, आगे चल के क्वेश्चन भी है इसका, हम लोग पारितंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये खरीद के लाए, तो किसी मानव से ही खरीद के लाए, तो कोई भी ऊर्जा का या पदार्थ का स्थानांतर हो रहा है रासायनिक कारकों के कारण। यहाँ पे देखिए कोई भी जीव जंतु है तो सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे गाय भैंस, तो गाय भैंस को हम लोग चारा नहीं देंगे या तो वो मुझे हम लोग को दूध नहीं देगी, तो मतलब क्या इसी तरह हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड है, तो यही पारितंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग करें कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आसपास के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारी जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र अधिक वर्षा वाले घन वन
घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं एक छोटे ताल का एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब सबका अलग है। जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान एरिया में रह रहे होंगे, कोई पर्वत एरिया में रह रहे हैं, तो उनका अलग मतलब क्या अपने जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ अलग उनका समन्वय मतलब क्या मतलब एक दूसरे पर आश्रित अलग होता है। जैसे हम लोग स्थल में रह रहे हैं या घास स्थल में रह रहे हैं, वन में रह रहे हैं, रेगिस्तान, पर्वत, मतलब कोई जीव जंतु, या ये नहीं कि हम ही लोग, कोई जीव जंतु, कोई जानवर, छोटा से छोटा एक चींटी भी एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। मतलब क्या जो जैसे खाना उसको कहाँ से मिलेगा, तो मनुष्य का जो भी मतलब क्या अनाज हुआ, उसी का दिखते होंगे चींटी क्या खाता है। तो जो हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है वही खाता है लगभग। चींटी खाना कोई कोई देते हैं, देना चाहिए इसे, तो देना चाहिए इसे, नहीं तो वही वेस्ट मटेरियल तो क्या कहाँ से आया, वो हम लोग उपजाए हैं, उसके बाद वो, और वो उपजाऊ कहाँ से हुआ है, तो खेतों से हुआ। खेतों से मतलब वो कैसे हुआ है, तो वो पारितंत्र जैसे वहां पर, क्योंकि वहां पर वायु मिल रहा है, जल मिल रहा है, स्थल है, इसके माध्यम से हम लोग खेती किए, खेती करने के बाद जो अनाज आया है वो हम लोग खाए हैं, उसका बेस्ट आया है, जो मतलब कि उसका जो कुछ छूटा हुआ भाग वो चींटी वगैरह खा रहा है, कोई जानवर खा रहा है, तो उसके बाद फिर उसको भी कोई खा रहा है, तो एक दूसरे पर सब, मतलब चींटी को भी तो कोई जानवर खाने वाला है, तो फिर जो चींटी खाएगा तो जो जानवर उसको भी कोई खाने वाला है, एक दूसरे पर सब डिपेंड है। ठीक है, अगर बीच में किसी को भी अगर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये पारितंत्र बिगड़ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे पेड़ को काट दिए हम लोग को, जैसे पेड़ को काट दिए तो चारा नहीं मिलेगा गाय भैंस को, तो उससे हम लोग को खाना नहीं मिल पाएगा, जैसे दूध वगैरह जो भी मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा, तो ये पारितंत्र बिगड़ जाएगा। इसी के कारण के मतलब कि जो भी है प्रकृति, माँ प्रकृति ने हम लोग को जो दिया उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन दोहन उसका नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल जैसे पानी, पानी है तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी हम लोग पीने के लिए यूज कर सकते हैं, कपड़े साफ करने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन वेस्ट उसको नहीं करना है, मतलब बेकार में फालतू का ऐसे बर्बाद नहीं करना। ये नहीं कि आप यूज ही नहीं करो, करो। जैसे बिजली का ही हुआ, तो बिजली उत्पादन जैसे होता है, तो बिजली लाइट कभी जला हुआ छोड़ देते हैं हम लोग, पंखा चलाए हुए छोड़ देते हैं। ये नहीं आपको कहा जा रहा है पंखा नहीं चलाओ, चलाओ, जितना जरूरत है आपके लिए उतना, जरूरत पूरा होने के बाद आप स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। ठीक है, तो यही परितंत्र जो होता है, यही एक दूसरे का मतलब डिपेंड सभी चीज में रहता है। आप दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कि कहीं न कहीं हम लोग योगदान हमारे ही योगदान से जो पर्यावरण का समन्वय है और वो खराब हो जाता है। जानवर कोई भी नहीं करता, हम लोग ही ये सब बर्बाद करके रखे हुए। ठीक है, अब देखिए मानवीय पर्यावरण, हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ चुके हैं, मानवीय पर्यावरण देखते हैं। कारण कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक भूमि है, भूमि पर हम लोग मकान बनाए या फैक्ट्री बनाए, तो अपने अनुसार हम लोग जैसे को जो पर्यावरण है उसको अपने अनुसार उसको परिवर्तन किया, उसके बाद उसका इस्तेमाल किया। जैसे फसल उगाना हुआ, पशुपालन हुआ, अस्थायी जीवन जीना सीख लिए। उसके बाद देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास हाइलाइटर है और आपको चाहिए पेन, तो कोई ऐसा लोग को खोजेंगे जो इसको हाइलाइटर चाहिए और उसके पास पेन होना चाहिए, तो आप हाइलाइटर दोगे और वो पेन दे देगा। यही वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, या जो सिविक्स आएगा, मतलब कि अगले जो 9th-10th में जाओगे उसको डिटेल में पढ़ोगे, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। खैर ये समझना है, जैसे देखिए जब जब हमारा जरूरत बढ़ा है तो वस्तु मतलब क्या, जैसे पैसे का ही निर्माण कैसे हुआ, तो इसी तरह हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ये विकास हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो मानवीय प्रणाली मतलब मानवीय पर्यावरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब अभ्यास आ गया, हम लोग अभ्यास भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है पारितंत्र क्या है, तो पारितंत्र का डेफिनेशन ऐसे लिखना है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिनमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पदार्थ और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे क्या करना है, ये जो पहले चैप्टर दिया हुआ इसको खुद से बनाने का प्रयास करना, उसके बाद आपको वीडियो का सहारा लेना, नहीं बने तब ऐसे खुद से बनाने का प्रयास पहले करना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ख नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि वह वातावरण जो हम प्रकृति से प्राप्त
प्राप्त करते हैं। इनमें जैविक मतलब जीवित घटक जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे यहाँ पर जो भी होते हैं, ठीक है। और अजीवित घटक, अजीवित मतलब जिसमें जान नहीं हो, जैसे भूमि, जल, वायु शामिल होते हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण के मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप यही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पर्यावरण के प्रमुख घटक 4 होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। तो जैविक घटक में मनुष्य हुआ, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि। उसके बाद अजैविक घटक में जल, वायु, मृदा, इसको भूमि कहते हैं, आदि। यहाँ आदि मतलब क्या, और भी बहुत सारा। प्राकृतिक घटक पर्वत, नदियां, समुद्र आदि। मानव निर्मित घटक भवन, सड़कें, वाहन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही पर्यावरण के घटक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो चार्ट में पढ़े थे, मतलब क्या जो फोटो देख के पढ़े थे, वही पर्यावरण के प्रमुख घटक, उसी से छाट के यहाँ पर लिखा गया। सभी जितना भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब आपके बुक में पहले से ही दिया हो, तो उसी को छाट के मतलब उसी को देखना है कि क्या आप उसका आंसर हो सकता है, तो वही हम लोग को आंसर लिख देनी है। अब देखिए 4 नंबर में कहा कि स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण के, हाँ नंबर छूट गया लगता है, हाँ यहाँ पर देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया, तो ऐसे लिख दें मानव निर्मित 4, यहाँ पर मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। सड़क, भवन, यहाँ पर देखिए वाहन, और उसके बाद मशीन, ये सब मानव निर्मित है, द्वारा मानव के द्वारा ये बनाया गया, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पे पीछे दिया हुआ, यहाँ पर हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यहाँ पर जो मतलब मिलता है स्थल मंडल पर, जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे मानव के लिए बस्ती हो तो हम लोग घर में ही रह रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, और उसके बाद वन भी मिलता है, मतलब जंगल जो है वो मिलता है। उसके बाद 4 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, उसके बाद कह रहा है कि जीविया पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, तो जीविया पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, पादप एवं जंतु। तभी जीविया पर्यावरण होगा, क्योंकि पादप मतलब क्या, पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जीव जंतु जो भी जानवर है वो सब। उसके बाद देखिए जैव मंडल क्या है, जैव मंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल सजीव का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो वही जैव मंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर जो टिक करने वाला है उसको पहले से ही टिक किया हुआ, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप जैसे मान लीजिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं बना, उसके बाद वीडियो का सहारा लीजिए। अगर याद करना है तो मेरे साथ आप पढ़ते हुए आप याद कर सकते हो। देखो वीडियो देखने में ज्यादा याद होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये खूब रट्टा मारोगे फिर भी नहीं याद होगा। वीडियो आप 2-4 बार अगर दोहरा के देख लिए तो आपको याद ही हो जाएगा टोटल, ठीक है। ऐसे आपको बुक रीडिंग भी करना, आपके पास बुक होगा, आपके स्कूल में मिल गया होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिला है। एनसीईआरटी का नया जो बुक चेंज हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास बुक होगा ही। नहीं अगर होगा तो मार्केट में भी आप खरीद सकते हो। आप कहोगे एनसीईआरटी का, लेकिन इसमें एक चैप्टर नहीं दिया होगा, लास्ट का जो बिहार का सेक्शन दिया हुआ वो नहीं दिया होगा। ऐसे बुक 7 का बुक ज्यादा नहीं चेंज हुआ एनसीईआरटी का भी, तो उसमें क्या करना है, तो आपको जाके मार्केट से खरीद सकते हो। एनसीईआरटी का बुक बोलोगे भूगोल का दीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम अगर आपको लेना है तो हिंदी मीडियम लेना है, उसे बोल सकते हो ऐसे भी, ठीक है। पढ़ना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं मिला है, ऐसे ज्यादातर बच्चे को मिल गया बुक, ऐसे थोड़ा कम आया था, स्कूल में बताया जा रहा है बुक कम आया था, इसीलिए सभी बच्चे को बुक नहीं मिल पाया। तो आप खरीद सकते हो मार्केट से, जब आएगा तब आपको मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 का नंबर, ऐसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो आप साथ में भी पढ़ सकते हो ऐसे भी। अब देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, प्राकृतिक परितंत्र, जैसे देखिए प्राकृतिक जो नहीं, तो मरुस्थल प्राकृतिक बना है, ताल नहीं बना है, ताल जो समुद्र में बनता है ऐसे उसको कह सकते हैं जो। उसके बाद वन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ताल जो है प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, ताल कुछ और हो सकता है, आगे पढ़ेंगे शायद ताल का नाम सुने और मेरे को भी ख्याल नहीं आ रहा है। अब देखिए इनमें से मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो स्थल नहीं है मानवीय पर्यावरण, तो स्थल ही हम लोग नहीं बनाए, धर्म बनाए हैं, समुदाय बनाए, ये धर्म वो धर्म तो मनुष्य ही ने बनाया, समुदाय भी मनुष्य ही बनाया, और स्थल नहीं बनाया। करा इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो मानव के पहाड़ तो हम लोग नहीं बनाए, समुद्र भी नहीं बनाए, सड़क बनाए हैं, तो ये क्या हुआ, तो मानव निर्मित पर्यावरण है। करा इनमें से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, तो देखिए पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ये खतरा है। फसल वृद्धि, जनसंख्या देखिए फसल वृद्धि होगा तो और अच्छे, पादप वृद्धि होगा तो बहुत बढ़िया, जनसंख्या वृद्धि होगा तो ये खतरा हो सकता है। क्यों, देखिए
जैसे मान लीजिए कि आप ही के जैसे मान लीजिए चाचा, तो आप देखिए आपके पिताजी और आपके चाचा जितना भी होंगे, मान लीजिए दो हैं, तो दो से कितना मतलब क्या, जैसे आप चार भाई बहन है, चार चार आठ हुए, तो अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहाँ उतना जमीन का दोहन होगा, पानी खपत होगा, ये जनसंख्या, ये नहीं कि आप होना ही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि ये खतरा हो सकता है हमारे पर्यावरण के। तब देखते हैं कि गवर्नमेंट नया नया स्कीम ला रहा है कि दो बच्चे हम दो हमारे दो, इसी तरह देखना, ये आपको ध्यान देना है जनसंख्या वृद्धि, आप भी बड़े होके शादी ब्याह करोगे तो आपको ध्यान देना है ये सब चीजों पे। उसके बाद देखिए 3 नंबर करा निम्नलिखित स्तंभों को यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए जैवमंडल, जैवमंडल का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु एवं पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी घेरने वाली वायु की चादर, यहाँ पे मिला देंगे सबको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये आप देखोगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ और यहाँ पर इतना दिया हुआ, नहीं ये नहीं कि यहाँ पर ये छोटा हुआ है, नहीं छोटा हुआ नहीं, इसी 4 में से ढूंढना है, इसमें से और उसको मिला देना है, ठीक है। ये ऐसे करना है। जलमंडल जलीय क्षेत्र को जलमंडल, पर्यावरण का जीवों के उनके, अब जो छूट गया उसको छोड़ देना, ये नहीं कहा ये क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन नहीं गलती हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कारण बताइए, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कारण बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कारण बताइए, कह रहा है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो ये कारण बताना है क्यों परिवर्तन करता है। तो देखिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है क्योंकि ऐसा हमारे जरूरतों के कारण होता है। जरूरत के कारण, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, वहां पर वन लगा हुआ है, मतलब क्या जो कुछ वन या मान लीजिए पेड़ लगा हुआ, तो हम लोग काट के उसको उस पे मकान बना लेते हैं, तो क्यों हमारा जरूरत बढ़ा तो हम लोग मकान बना लिए वहां पे काट के। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ये हमेशा बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। इसलिए यह हम जैसे मान लीजिए कि आज से 10-15 साल देखिएगा कि किसी के घर में बिजली नहीं होगा, अब बिजली आया, पंखा आएगा, धीरे धीरे एसी कूलर सब आ जाएगा, टीवी आएगा, तो ये हमारा क्या है, जरूरत बढ़ रहा है। तो मान लीजिए बिजली जहां से आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है, तो मतलब कोयला से बिजली प्राप्त हो रहा है, कोयला जल रहा है, तो फिर मतलब क्या जो वायुमंडल है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब प्रदूषण हो रहा है। तो ये हमारे जरूरत के मतलब क्या हो रहा है, जरूरत के कारण ही हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, और परिवर्तन के साथ साथ कभी कभी उसको बर्बाद भी कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कारण इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। नष्ट कम से कम करना है, करना नहीं है, ये नहीं कि करना है बिल्कुल करना ही नहीं है, करना है थोड़ा बहुत करना है, मतलब क्या इतना हो सके कि फिर पर्यावरण रिकवर कर ले, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको पूरा बर्बाद ही कर दो। तो इसको ध्यान देना, आपके बुक में नैतिक शिक्षा में आपको पढ़ाया जाता होगा, जो शनिवार को पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता होगा, आपको ये सब पर ध्यान देना, नहीं कि सिर्फ पढ़ के चलाना, उसको अपनाना भी है, ठीक है। अब देखिए ख नंबर करा कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे आश्रित है, क्यों आश्रित है, ये देखिए करा कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं और खाना बनाते हैं, जिन्हें जीव जंतु खाते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे पौधे गेहूं मान लीजिए, तो गेहूं क्या हुए, तो पौधे वो भी छोटा है फिर भी ऑक्सीजन दे रहा है। उसके बाद खाना बनाते हैं, खाना खुद से अपना तैयार कर लिया, हम लोग को उसको खाना, कभी दाल चावल रोटी सब्जी तो उसको खाने नहीं दिए, वो खाना खुद से बना रहे, भले हम लोग मिनरल दे रहे हैं ताकि उसका जान जो है बचे रहे, जिसे जीव जंतु खाते हैं। तो मान लीजिए उसका भूसा आया, जो गेहूं आया वो हम लोग खाएं, फिर जीव जंतु खा रहा है, भूसा खा रहा है या अनाज भी खा रहा है, अब फिर जीव जंतु CO2 छोड़ते हैं, हम लोग जो CO2 रिलीज करते हैं, जो पौधे को चाहिए, ये पौधे को भी चाहिए कर, इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, ये कह सकते हैं। मतलब हम लोग जो जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ पौधे से मिल रहा है हमको, और हम लोग को मतलब क्या पेड़ पौधे को CO2 चाहिए तो CO2 हमारे से ले रहा है, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे कम हो रहा है और हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है, इसमें बैलेंस बिगड़ जा रहा है। ये नहीं कि पेड़ पौधे नहीं चाहिए, मतलब क्या हम लोग को नहीं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में वहां पे जो देखते होंगे धुआं निकल रहा है, तो CO2 ही है, ज्यादातर मात्रा उसमें CO2 मिथोन नाइट्रोजन है, तो पेड़ पौधे उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और देखिए फैक्ट्री में कितना धुआं निकल रहा है, तो उस सब में CO2 ही रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो रहा है, तो उतना पेड़ पौधे हम लोग काट के पहले बर्बाद कर दिए, तो CO2 जो मिलेगा वो कौन लेगा, तो हम लोग ही सांस में खींचना पड़ेगा। तो हमारे फेफड़ों वगैरह में देखते होंगे कि शहरों में ज्यादातर बीमारी कैंसर वगैरह जो भी हो तो बीमारी फैलते रहता है,
देखते होंगे दिल्ली में न्यूज में आप सुनते होंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा फैक्ट्री है और घर पर घर चढ़ा हुआ है, मतलब इतना जनसंख्या है वहां पर, पेड़ पौधे काट कर तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया, और फैक्ट्रियों का लाइन लगा हुआ है दिल्ली में, कह सकते हो। इसलिए वहां पर देखते होंगे कि दिन में भी मतलब क्या सूर्य तक कभी कभी दिखाई नहीं देता, तारा तारा और चंद्रमा तो कभी दिखाई ही नहीं देता, वहां पर जो दिल्ली में रहता है वो बताता है कि दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। जैसे देखते होंगे धुआं में, जैसे मान लीजिए आपके इधर घूरा जानते होंगे ठंडा में, तो जो कोहरा है वो छाए हुए रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो वो किसके कारण, उसी के कारण होता है। धुआं में आप देख नहीं सकते, अब जितना ज्यादा है वही CO2 इतना मतलब रिलीज हो रहा है, और उतना ये पेड़ पौधा है ही नहीं जो कि उसको खींच ले, तो अब उसका कोई और माध्यम है ही नहीं, तो हम लोग को क्या कम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और जो CO2 का मात्रा है कम करना चाहिए। जैसे गाड़ी बाइक, आप थोड़ा दूर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हो, साइकिल से चल जाना चाहिए या पैदल चल जाना चाहिए, जिससे CO2 कम से कम हनन हो। और ये भी नहीं, बहुत सारा चीज, पानी को कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब समझने चाहिए। पानी जैसे बिजली जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो जितना जरूरत हो उतना करो, ये नहीं कि करो ही नहीं है, करना है लेकिन जरूरत के हिसाब से। जैसे पॉलीथीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कम से कम मात्रा में करना। अब ये नहीं कि पूरा तरह हम छोड़ ही सकते हैं, अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक बार आदत पड़ गया, तो हम लोग कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज में हम लोग जैसे और भी कागज का थैली लगा सकते हैं, जैसे और भी चीज कपड़ों का थैली लगा सकते हैं, थैला इस्तेमाल कर सकते हैं, या पैकेट बंद चीज कम से कम खाना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। जो भी रॉ चीज है उसको खाना चाहिए, ये ध्यान देना है, ये सब चीज। तो ये पर्यावरण जो है हम लोग ये सब पढ़े हैं, ठीक है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल भी करना है इस पर, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग अध्याय जो हमारी पृथ्वी के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए कि आपको अच्छा लगा। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बारे में आज पढ़ना है। अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग, ये जैसे पृथ्वी का गुलाब, जैसे दिया पृथ्वी जैसे गुलाब हम लोग देखते हैं उसी तरह है। यहाँ पे देखिए आंतरिक भाग, जिसको आंतरिक भाग क्रॉड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाह्य भाग, बाह्य भाग ये हुआ मैदान का क्षेत्र हुआ, सीमा यहाँ पर इसको बोलेंगे मैदान का। उसके बाद स्थल मंडल हुआ, ये मैंटल हुआ, बीच का जो मध्य भाग होगा उसको मैंटल कहा जाता है, बाहर का भाग को सीमा। ऐसे अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत परपटी कहते हैं। परपटी जो है, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं परपटी कहते हैं, जो होता है जो आंतरिक यहाँ पर ऊपरी सतह जो होता है, क्योंकि देखिए ऊपरी सतह पर ही हम लोग मकान बनाते हैं और कहते हैं प्रॉपर्टी, तो इससे याद रखना प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए मानवीय साहित्य, यहाँ पे मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बने होते हैं, क्योंकि देखिए ऊपरी परत है तो सिलिका। यहाँ पे देखिए सियाल, और सियाल सी से पता चला है कितना, सी से पता चला है सिलिका। उसके बाद एल से पता चला एल्युमिनियम कहा जाता है, तो पहली परत जो होता है सियाल कहते हैं। आगे क्वेश्चन भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके महासागर को परपटिका मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसको बीच में जिसको सीमा कहते हैं या सीमा कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सीमा तथा मैं यहाँ पे मैग्नीशियम, सीमा मैग्नीशियम यहाँ पर हुआ सीमा, सी से पता चल रहा है सिलिका, और Ma से मा से मतलब मैग्नीशियम, तो सिलिका जो बीच का परत हुआ। करा परपटी के ठीक ठीक नीचे मेंटल होता है, यहाँ पर जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रॉड होता है, जो लास्ट में होता है मतलब आंतरिक परत, ये यहाँ पर जो है क्रॉड है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। करा कि विश्व में सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, मतलब 6 किलोमीटर तक, मतलब धरती का 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। करा पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, केंद्र तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। आगे क्वेश्चन भी है, आपको समुद्र की सतह से, समुद्र की जो सतह है जैसे समुद्र है और उसके सतह से आपको क्या करना, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना है, जो कि अभी असंभव है, भविष्य में हो सकता है। इसे अभी एनसीईआरटी भी मान रहा क्या, ये असंभव है, ठीक है। तो मतलब उसके गहराई को खोदना पड़ेगा 6000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा होता है 6000 किलोमीटर, इतना गहराई तक खोदेंगे। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के सतह तक, मतलब क्या वो बीच में जाके पहुंच सकते हैं, सतह केंद्र पर जाके पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बॉक्स वाला पॉइंट है इसको भी पढ़ लेना है। उसे देखिए पहले बॉक्स वाला ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा पर प्रॉपर्टी है, मतलब 1% हिस्सा पर ही हम लोग हैं। 84% मेंटल एवं
जो 15% हिस्सा है वो क्रोड के अंदर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? त्रिज्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पृथ्वी दिया हुआ, इसका त्रिज्या यहाँ अगर बीच में केंद्र है तो ये त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना है? तो 6 7 मतलब 6371 है, मतलब 6371 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, बाप रे, इतना बड़ा। आप सोचिए कि पृथ्वी है, इतना इसका त्रिज्या ही है, इतना किलोमीटर त्रिज्या ही है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिज्या लगभग कितना है, यहाँ पर पढ़े थे थोड़ा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए करोड़ है, जो करोड़ का त्रिज्या के बारे में दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 3500 किलोमीटर है। यहाँ मुख्यतः निकल, यहाँ पर जो निफे जिसको बोलेंगे, जो लास्ट में होता है निफे, जो होता है निफे, निफे NI से नी, निकेल, व FE से फी। फे मतलब क्या? लोहा। FE केमिस्ट्री में लोहा को कहा जाता है। ठीक है। फेरस से हम लोग डी नोटिस को करते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई देने दिक्कत होगा। यहाँ पे फेरस जो होता है, Fe फेरस कहते हैं, जिसको केंद्रीय क्रोड कहते हैं। जो क्रोड होता है जिसका तापमान और दाब काफी ऊंच होता है। क्योंकि देखते होंगे, अगर मान लीजिए अंडरग्राउंड आपका अगर मकान है, बेसमेंट वाला, नीचे में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। सोचिए कि इतना दूर में है, इतना गर्मी लगना स्टार्ट हो गया, और कितना नीचे जाएंगे तो कितना गर्मी हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेल एवं खनिज क्या होता है? सेल किसको बोलते हैं? कहा कि आप पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर सेल का भी 3 प्रकार होता है। आग्नेय, इसको इग्नियस सेल कहते हैं। अवसादी सेडिमेंट्री सेल कहते हैं। कायांतरित मेटाफोरिक सेल कहते हैं। मतलब 3 प्रकार होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स में इग्नियस शब्द जो यहाँ पर पढ़े हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री, मेटाफोरिक, इसके शब्द का मतलब क्या हुआ? इसको लैटिन शब्द में इग्नियस शब्द जिसका अग्नि कहते हैं, सेडिमेंट्री जिसको सेडिमेंटम कहते हैं, जिसको स्थिर कहते हैं। उसका मेटाफोरिक, मेटाफोरिक किसको करें? ग्रीक शब्द जिसको यहाँ पर करा कि मेटाफोरस, जिसका अर्थ है कितना? रूप परिवर्तन। मेटाफोरिक सेंटीमेटर, इसका अर्थ का आपका मतलब एक बार देख लेना अच्छे से आपको। उसके बाद देखिए, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने हाईलाइट किया। आप पूरा बुक नहीं भी पढ़ोगे, जो हाईलाइट है उसको पढ़ लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को यहाँ पर आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को प्राकृतिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल भी 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल इसको बोलेंगे। कह रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपंची पर इस प्रकार से बनी सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए बेजाल्ट हुआ, ये सब मतलब क्या उदाहरण के लिए कर रहे हैं कि इसकी संरचना बहुत महीन दानों से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए ढक्कन के पठार बेजाल्ट सेलों से ही बना रहता है, बेजाल्ट सेलों से ही बना रहता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपंची के अंदर गहराई में ठंडा, जब गहराई में ठंडा होगा तो अंतर्भेदी, नाम से पता चला अंतर्भेदी। और यहाँ पर बहिर्भेदी जो बाहर में आके ठंडा होता है। ठीक है। जिसको मतलब जैसे लावा होता है, एक तरह से लाल लाल एकदम होता है, वही जाके फिर मतलब क्या फटने के बाद वहां पे कहीं जम जाता है, तो जैसे कोयला बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। यहाँ पे आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होकर यहाँ पे बड़े बड़े दानों के रूप में ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट अंतर्भेदी सेल का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर जो पढ़े थे बेजाल्ट जो है आग्नेय सेल का, जो पत्थर चट्टान कहते हैं, वही एक तरह से बन जाता है बेजाल्ट, ग्रेनाइट। उसके बाद देखिए सेल लुढ़ककर, चटककर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के स्थान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवरिद अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। अवसादी सेल यहाँ पर भी है। आग्नेय सेल तो हम लोग पढ़ चुके थे। अवसादी सेल अब पढ़ेंगे मेटाफोरिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कायांतरित सेल। अब देखिए जीवाश्म, यहाँ पर जीवाश्म एक शब्द है। जीवाश्म क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। कह सेलों के परतों में दबे जो सेल होता है, जैसे मान लीजिए बवंडर आया, किस तरह आया बवंडर, सॉरी यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसमें मृत जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी अवशेष होता है वो दब जाता है, दबेगा ही। तो दबने के बाद लाखों करोड़ों साल के बाद वहां पर जो हम लोग मान लीजिए जो कोयला आज इस्तेमाल कर, वो कोयला करोड़ों वर्ष पहले जीवाश्म के मतलब कि मृत दबे हुए से बना हुआ होगा।
तो वही जीवाश्म धीरे धीरे मतलब जमते जमते ये हो गया, जीवाश्म वहां पे बन गया, तो वही जीवाश्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ कह रहा है कि आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल मतलब क्या, पत्थर जो होता है, जिसको पत्थर कहते हैं। जैसे मान लीजिए सात पत्थर, पिट्टू, यहाँ पर जो ये सब किट किट जो खेलते हैं, आप खेलते होंगे, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जो खेलने के लिए इसको अट्ठा बज्जर जो कहते हैं, जो भी आप खेलते होंगे। उसके बाद देखिए लाल, यहाँ पर लाल किला, या हम लोग मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सब में पत्थर का ही इस्तेमाल हो रहा है। ताजमहल सफेद संगमरमर सा बना हुआ है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। उसके बाद देखिए कह रहा कि किन्हीं दिशाओं, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रिया यहाँ पे तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होके, जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मान लीजिए बालू, बालू भी एक तरह से सेल ही है। वो जमते हुए फिर पत्थर का निर्माण कर रहा है, या नहीं तो टूटते हुए फिर बालू बन जा रहा है। तो वही जो सेल चक्र हो रहा है, वही सेल चक्र मतलब क्या, सेल परिवर्तन हो रहा है, वही सेल चक्र हुआ। उसके बाद देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल में बन जाता है। द्रवित जो मैग्मा होता है ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। देखिए सेल चक्र इसी को कहा जाता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल में कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो कायांतरित तीन प्रकार के सेल हम लोग पढ़े हैं, और ये कैसे परिवर्तित हो रहा है। जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर आग्नेय बन जा रहा है, फिर आग्नेय के छोटे छोटे टुकड़ा स्थानांतरित होकर क्या बन जाता है, तो यहाँ पर अवसादी बन जाता है। फिर अवसादी ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल, जिसको मेटाफोरिक सेल कहते हैं, वो बन जाता है। अत्यधिक दाब के कारण यहाँ पर कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। फिर यह पिघल के मैग्मा ही बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यही सेल चक्र यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अवसादी सेल है, अवसादी सेल कायांतरित सेल बना, कायांतरित फिर से मैग्मा वो बन गया, मैग्मा फिर आग्नेय सेल बन रहा है, फिर अवसाद जो तलछट कहेंगे, फिर से वही बन रहा है। मतलब ये सेल चक्र चलते रहता है इसी तरह, यह सेल चक्र हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। यहाँ देखिए खनिज, खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज जो मानव जाति के लिए बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि इसका ईंधन के लिए रूप में यूज करते हैं। जैसे कोयला जलाते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं, या कोयला से पहले आयरन भी होता था, जलाते थे भी घर में, जैसे खाना बनाने के पहले जलाया जाता था, आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, अब नहीं जलाया जाता। अब देखिए प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम हुआ। प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल, जैसे कि हम लोग जिस एलपीजी गैस पे आप खाना बनाते हैं, वह प्राकृतिक गैस हुआ। पेट्रोलियम जिसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कहेंगे, इसका इस्तेमाल जैसे गाड़ी में यूज करते हैं या जनरेटर वगैरह में यूज करते हैं। इसका उपयोग करके औषधि उर्वरक भी बनाते हैं। औषधि उर्वरक जो भी होता है, उर्वरक जो खाद हम लोग खेत में डालते हैं, वो लोहा जैसे एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या हुआ, जो खनिज हुआ। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, यूरेनियम सभी खनिज हुआ। ठीक है, तो ये खनिज अब देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब अभ्यास बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। कहा कि पृथ्वी की 3 परत क्या है। पृथ्वी के 3 परत हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सियाल जिसको बोलेंगे, सीमा, नीफे, या सीमा भी कह सकते हैं, नीफे भी नीफे तो नीफे क्रॉड कहेंगे, सीमा मेंटल कहेंगे, और सियाल को प्रपट्टी बोलता है, मतलब बोला जाता है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, और ये मेंटल हुआ और ये क्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेल क्या है, तो सेल का डेफिनेशन देंगे। यहाँ पर सेल की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। भूप्रपट्टी की मतलब पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को यहाँ पर सेल कहते हैं। ठीक है, जो भी खनिज पदार्थ होगा, 3 प्रकार के सेलों का नाम, तो आग्नेय सेल, अवसादी और कायांतरित, जैसे इग्नियस, सेंडिमेटरी और मेटाफोरिक। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि याद रहेगा। परीक्षा में हो सकता है कि इंग्लिश में आ जाए, तो हम लोग चकमा खा जाएंगे कि क्या पूछ दिया गया। यहाँ पर देखिए अब घ नंबर देखते हैं। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। कराए कि अब देखिए उस सेल का निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे, वही यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब क्या आंसर देना। करा कि जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है, तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस, यहाँ पर ठोस बन जाता है। इस प्रकार बहिर्भेदी सेल का निर्माण होता है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो उसे अंतर्भेदी सेल कहते हैं।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। सेल चक्र वही जो मतलब क्या आग्नेय सेल से अपसादी बन गया, अपसादी से फिर कायांतरित, फिर कायांतरित से आग्नेय सेल बन जाता था, वही सेल चक्र हुआ। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे। कह रहा है किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो वही जो प्रक्रिया है मतलब क्या, फिर इस सेल से उस सेल, उस सेल से उस सेल, फिर उसी सेल से फिर ये जो सेल आ गया, मतलब 3 प्रकार का सेल वही एक दूसरे में दोहराते रहता है, तो वही सेल चक्र कहलाता है। अब देखिए सेलों का क्या उपयोग है कि आप देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसका उद्योग एवं औषधि एवं उपयोग मतलब उर्वरक में भी होता है। तो सेल का यूज हुआ, वही खनिज जो कोयला वगैरह ये सब हम लोग को यूज करते हैं, वही सेल हुआ। ठीक है। अब देखिए कायांतरित सेल क्या होता है। मतलब कायांतरित सेल क्या होता है, मेटाफोरिक जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल एवं अपसादी सेल में कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं, या कायांतरित सेल का जो है डेफिनेशन वो आप लिख सकते हो, या क्या है ये भी लिख सकते हो, तो उसे मतलब क्या और ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा। या कायांतरित सेल का डेफिनेशन पीछे होगा, मतलब जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कायांतरित सेल, उसका डेफिनेशन आपको लिख देना। डेफिनेशन मैंने खोजा था, शायद नहीं मिला। यहाँ पर देखिए कायांतरित सेल, तो यही आपको लिख देना और उसके बाद समझ लेना है। ठीक है, यही बात तो बराबर हुआ। क्या समझते हैं, मतलब क्या कायांतरित सेल क्या है, तो यही है कायांतरित सेल में बदल जाता है, तो वही कायांतरित सेल हो गया। कायांतरित सेल इसको कहेंगे। अब देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या होता है, तो आग्नेय जो सबसे पहले द्रवित मैग्मा होता है वो आग्नेय बनाता है, आग्नेय अपसादी से कायांतरित सेल बन जाता है। अब देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होता है, तो सबसे भीतरी मतलब अंदर का जो परत होता है, आंतरिक परत जिसको बोलेंगे, तो उसको क्रॉड कहेंगे। क्रॉड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण, तो ये किसके उदाहरण, तो खनिज के उदाहरण है। खनिज यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सबसे पहली परत क्या है, तो पर्पटी जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहली परत है। अब देखिए यहाँ पर मिलान कराना, तो थोड़ा इधर क्वेश्चन है दिया हुआ, थोड़ा इधर क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि क्रॉड क्रॉड क्या होता है, तो यहाँ पर 5 नंबर में जो दिया हुआ है सबसे भीतरी परत क्रॉड होता है। उसके बाद खनिज क्या होता है, तो ये 4 नंबर में दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देना, आपको कॉपी पर लिख देना, ये 4 नंबर दिया हुआ है। 4 नंबर क्या, एक निश्चित, आपको दिखाई देने में दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए एक करा कि एक निश्चित, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गौ में सेल क्या होता है, पृथ्वी की सतह होता है, पृथ्वी की सतह को ही सेल कहते हैं। और देखिए चिकनी मिट्टी में है 6 नंबर में हो जाएगा। 6 नंबर स्लेट में बदलता है, स्लेट जिसको स्लेट कहते हैं, वो चिकनी मिट्टी जो स्लेट में बदल जाता है। स्लेट पर आप लिखे होंगे मतलब चौक से, यानी तो ब्लैक बोर्ड अगर होगा तो वही बदल जाता है, उसमें उसी शेप में बदल, वही नहीं बदलता, उसी शेप में बदलता। अब देखिए सियाल क्या होता है, 3 नंबर में ये हो जाएगा। 3 नंबर क्या हुआ, सिलिका में एल्युमिनियम से बनता है, तो सियाल सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 नंबर में दिया हुआ कारण बताइए। हम पृथ्वी के अंदर तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, तो पृथ्वी के अंदर तक पहुंचने के लिए हमें समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपसादी सेल अवसाद से बनती है, कैसे, क्यों, अब इसका कारण देना। करा ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। अवसादी सेल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये अवसादी सेल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है। मतलब कारण बताना कि ये कैसे हुआ। अब देखिए चूना पत्थर संगमरमर से बनता है, तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कायांतरित सेल है वही संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वही कायांतरित मतलब क्या जो संगमरमर में होता है, जिससे ताजमहल बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ताजमहल यहाँ पर देखिए संगमरमर से है ना बना हुआ, तो इसी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या उच्च दाब और ताप के कारण, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है।
अब देखिए यहाँ पर आओ खेलो, ये जो खेल वाला है आपको ये खुद से करना है, ठीक है, सभी बनाना यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए करा कि निम्न विभिन्न वस्तुओं खनिजों को पहचाने, जो यहाँ पर जो दिया उसको खनिजों को पहचानना है। जो जैसे यहाँ पर घंटी में देखिए क्या एल्युमिनियम या जो स्टील लगा होता है या पीतल, वो देख लेंगे। जैसे हथौड़ा, हथौड़ा में ये क्या है, लोहा लगा हुआ है, तो वो सब लिख लेना। विभिन्न खनिजों से कुछ वस्तुओं का नाम बताइए, जैसे विभिन्न खनिजों, तो विभिन्न ऐसे वाहन में जो लग रहा है, लोहा हुआ, ये सब खनिज ऐसे लिख देना दिमाग लगा के। जैसे ट्रेन में जाओगे तो लोहा मिलेगा पूरा उसका, लोहा से, तो वो क्या हुआ, लोहा क्या है, खनिज है। जैसे रोड पर चल रहे हैं तो वो पत्थर है, तो वो भी तो खनिज हुआ, लिख देंगे पत्थर, ठीक है। इस तरह दिमाग लगा के आपको लिखना। आओ खेले तो ये खुद से खेलना है, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है, पृथ्वी स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार में प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है, टिकी है, ठीक है। तो ये स्थल मंडलीय प्लेट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डिटेल मतलब क्या जो इंपॉर्टेंट है उसी में मैंने अंडरलाइन किया है, जो मतलब हाईलाइट किया है, उसको डिटेल में आप देख लोगे, आपको ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और दोबारा ऐसे आपको पढ़ लेना, लेकिन जैसे आप पढ़ने के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हो कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा पृथ्वी के मतलब क्या गति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो अंतर जनित बल कहलाता है। जो भी मतलब बल लगता है पृथ्वी के अंदर का भाग उसको अंतर्जनिक, जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि सभी बल आपस में, जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर लग रहा है तो अंतर्जनिक, अब पृथ्वी के बाहर जैसे पृथ्वी हुआ, इसके मान लीजिए यहाँ तक पृथ्वी, उसके बाहर जो बल लग रहा है उसको एंडोजेनिक, जिसको बहिर्जनिक मतलब एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर करें कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो यह भूकंप और ज्वालामुखी के कारण ही, आकस्मिक गति के कारण ही जैसे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो घर मकान ढह जाता है ज्वालामुखी फटने से, अगर कोई लोग पकड़ा जाए तो लोग मारा जाएगा, जान माल की क्षति होती है। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी कहीं जंगल में फट रहा है, पृथ्वी मतलब क्या समुद्र में फट रहा है, तो वहां पर जो जंतु जीव जंतु है उसमें बहुत ज्यादा हानि होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी की गतियां अंतर्जनिक बल और अंतर्जनित है और बहिर्जनित बल। अब देखिए अंतर्जनित बल यहाँ पर आकस्मिक, जैसे भूकंप, इसके कारण क्या आएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। जैसे देखते होंगे कि न्यूज में सुनते होंगे कि पूरा का पूरा मकान ही ढह गया, अंदर चल गया पृथ्वी के अंदर। पटल यहाँ पे विरूपण बल, तो इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे वहां पर कुछ नहीं था, अब 10-15 मतलब क्या देखोगे कि यहाँ पे फट के एक पर्वत बाहर आ गया, तो वही इस बल के कारण, अंतर्जनित बल के कारण। अब बहिर्जनित बल जैसे अपरदन एवं निक्षेपण, इसके कारण ये होता है। जैसे नदी में बहता हुआ पानी, पावर, यहाँ पर समुद्री तरंग, और इसको हम लोग कंट्रोल में, मतलब किसी को भी हम लोग कंट्रोल में नहीं कर सकते। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, इसके हानि को कम किया जा सकता। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, तो इसको हानि से मतलब क्या, जब भूकंप आ जाए तो कैसे बचना है, कैसे हम लोग को कैसे सेफ रहना है। ये नहीं कि हम लोग पूरा पूरा बच ही जाए, लेकिन सेफ्टी से रह सकते हैं। उसके बाद देखिए स्थानीय स्थल मंडल प्लेटों के गति करने पर यहाँ पर पृथ्वी की सतह कांपने कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यह कंपन भूकंप कहलाता है। तो देखिए भूकंप इसी कंपन के कारण हो रहा है, कारण कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र, जैसे देखते होंगे भूकंप का उद्गम कहाँ से स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे जाके निकटतम स्थान जो होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का जो भू सतह उसके निकटतम जो केंद्र होता है, जैसे उद्गम केंद्र, जैसे देखिए भूकंप का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो यहाँ पर जैसे उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, उसके बाद प्लेट की सीमा, यहाँ कहाँ तक जाके भूकंप, मतलब कहीं देखते होंगे न्यूज में सुनते हैं कि दिल्ली में भूकंप आया, लेकिन बिहार में इसका झटका पता नहीं चला। तो भूकंप ये नहीं कि जैसे उद्गम वहीं कहीं से स्टार्ट हुआ होगा और जाके अंत में मतलब उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्रभावित किया, या उसका पता चला कि ऐसे भूकंप यहाँ पर आया है, लेकिन और जगह ज्यादा नहीं पता चला, पता चला होगा लेकिन ज्यादा नहीं चला होगा। जो ध्यान रखे होंगे
उनको पता चला। अब देखिए यहाँ पर करा भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव के निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। और मान लीजिए मकान एकदम मजबूत बनाया हुआ है तो भूकंप ज्यादा अगर झटके सह सकता है, नहीं तो ढह जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। और जैसे भूकंप हुआ, बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाता है भूकंप, जैसे गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, इतना विनाश हुआ था भूंज के एरिया में, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। उसके बाद यहाँ पर तरह स्थानीय लोग कुछ समान तरीके से, जो हम लोग जैसे हमारे दादा परदादा इस तरह अंदाजा लगाते थे भूकंप आने वाला है। करा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन देखते हैं भूकंप में अचानक, जैसे जानवर को हम लोग से पहले से ही अंदाजा, मछलियों तालाब में मछलियों की उत्तेजना, इधर से उधर घूमते रहेगा, सांपों में धरातल पर आ जाना, सांपों का धरातल पर आ जाना, तो ये सब मतलब एक साइन होता है कि भूकंप आने वाला। जैसे देखिए यहाँ पर भूकंप का जो यहाँ पर दिया हुआ, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूलेखी कहते हैं, जिसको रिक्टर स्केल भी कहा जाता है। उसके बाद भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। इसकी तीव्रता मापने के लिए जो रिक्टर स्केल होता है, मतलब स्केल होता है मापने के लिए, तो जैसे हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं तापमान, जैसे बुखार लगता होगा थर्मामीटर से मापते हैं, उस तरह रिक्टर स्केल से मापा जाता है। कारण जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होते उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट मतलब या 5 से अधिक, वह वस्तुओं को गिरने में क्षति पहुंचा सकता है। वस्तु गिरेगा, क्षति पहुंचेगा। जिस भूकंप की तीव्रता 6 वह अधिक क्षति होती है और बहुत शक्तिशाली, एवं जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जा सकता है। तो भूकंप का तीव्रता इसी तरह मापा जाता होगा। आप न्यूज में सुनते होंगे कि भूकंप का मतलब क्या, कितना तीव्रता, तो 6.5 आया। उसके बाद मतलब 6.5 का मतलब मॉडरेट समझना है कि अधिक हानि नहीं होगा, मतलब हुआ होगा और नहीं भी हुआ होगा। ये इतना समझना, अगर मजबूत बनाया हुआ तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए गांव में कम ही मतलब भूकंप का क्षति, क्योंकि वहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं होता। अब गांव में भी बनने लगा है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग बना जाता है, उसका गिरने का चांस ज्यादा होता है। टावर हुआ, ये सब हुआ, जैसे वहाँ पे ओवर ब्रिज, पुल, इतना बड़े बड़े सब रहता है, उसको गिरने का संभावना ज्यादा। अगर भूकंप मतलब कितना भी मजबूत बनाओगे, भूकंप अगर उस हिसाब से आ गया तो ढहेगा ही, मतलब गिरेगा ही। अब देखिए मुख्य यहाँ स्थलाकृति भूदृश पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन देखते होंगे, जैसे देखते होंगे कि यहाँ पे जो जैसे वर्षा हुआ, तो वर्षा का देखते होंगे मिट्टी मतलब जो उसके धार से मिट्टी भस जाता है, या और भी कारण हो सकता है, जैसे हवा में उड़ जाए मिट्टी, यही हुआ अपर्दन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग में बहने लगती है, तो नदी के इस मोड़ को विसर्प कहते हैं। तो विसर्प हुआ, देखिए यहाँ पर जिसे यहाँ पर इधर इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है मोरदार, जिस तरह सांप चलता है, इसको विसर्प, जहाँ पे जो मोड़, क्योंकि देखिए अगर सीधा रहेगा ज्यादा मिट्टी नहीं कटाव होगा, और तिरछा है तो साइड से मिट्टी काटेगा, इधर से भी काटेगा, और सीधा में ज्यादा मिट्टी कटेगा लेकिन वहां पे ज्यादा नहीं कटेगा। ये तटबंध बाढ़ का मैदान, यहाँ पर जैसे बाढ़ में आ गया तो बाहर, क्योंकि देखिए जो नदी का जो सॉलिड बना रहता है उसमें अगर बह रहा है तो बह रहा, नहीं तो अगर नदी में ज्यादा उफान आ गया तो बाहर ही निकलेगा पानी, और बाहर निकलेगा तो इधर उधर जाने का रास्ता नहीं है, तो वो अपने रास्ता काट काट के बना लेगा, तो मिट्टी का अपर्दन होते रहता है। बाढ़ अच्छा भी है और खराब भी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। उसके बाद देखिए समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है, यह अलग झील बन जाता है। जैसे मान लीजिए कट के जैसे यहाँ पर से ही कट के इधर बन गया तो ये झील बन गया, चाप झील जिसको कहते हैं। उसके बाद जिसे चाप झील भी कहते हैं, एक अलग झील, मतलब नदी से ही कट के एक झील बन गया जिसे चाप झील कहेंगे। उसके बाद समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, क्योंकि ये पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र तक ही अनेक अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। देखिए नया नया शब्द है, इसीलिए पहले बार पढ़ने में ना दिक्कत हो जाता है थोड़ा। नया नया शब्द का मतलब क्या, ये जो बुक है चेंज हुआ है, और एनसीईआरटी का बुक, पहले एससीईआरटी का बुक हम लोग भी पढ़े थे, एससीईआरटी का ही बुक पढ़े थे, तो उसमें इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ था। ये बुक बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से ये बुक में बहुत ज्यादा चेंज किया गया है, और ये ध्यान दिया गया है कि सिर्फ रट्टा नहीं मारे बच्चा, और उसको समझे भी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इतना चित्र से दर्शाया हुआ है, विस्तारिका, यहाँ पे चाप झील, तटबंध, विसर्प, ये चित्र के माध्यम से भी समझाया गया। और वो पहले वाला बुक था उसमें सिर्फ लिखा हुआ था और बहुत कम चित्र का इस्तेमाल किया गया था, एरो और ये सब सिंबल का इस्तेमाल कम किया गया था, और रट्टाफिकेशन ज्यादा उसमें होने वाला था। ठीक है।
अब उसके बाद देखिए समुद्री तरंग के कार्य, तो समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी एवं चौड़ी होती है, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे देखिए सैलों से टकराती है जिससे दरार उत्पन्न होती है। यहाँ पे मेहराब जो यह समुद्री गुफा इस तरह यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद देखिए तटीय मेहराब जिसको कहेंगे, तटीय मेहराब, स्टैक जिसको कहेंगे। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, लगातार यहाँ पर अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, दीवार जैसी यहाँ पर आकृति को स्टैक कहते हैं। स्टैक कहते हैं समुद्री जल में ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलों के तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तट के किनारे अवसाद जमा होता है जिससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। ये आगे क्वेश्चन भी है, यहाँ पर जो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखना ये होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक का आकार में यहाँ पर सेल देख सकते हैं जिन्हें समानता छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत से गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, तो इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा भी क्वेश्चन में होगा, तो इसको भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन ये पढ़ लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व खुद से करना है। नहीं बने तब आप वीडियो को आगे देखिए, अब बन जाए तो आप मिलाने के लिए देख सकते हैं कि मेरा सही कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं, अभ्यास को। देखिए अब इसका हम लोग प्रश्न बनाते हैं। करा कि प्लेट क्यों घूमती है, तो करा पृथ्वी की प्लेटें इसलिए घूमती है क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी होती है। ये गर्मी नीचे से प्लेटों को धीरे धीरे धक्का देती है जिससे वह सरकती रहती है। यही कारण है कि भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। तो पृथ्वी की गति के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। तो ये सब लिख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है इसको देखना है। तो बहिर्जनिक यहाँ पर देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, वह अंतर्जनिक बल कहते हैं। एवं जो बल जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जनिक, यानी तो पृथ्वी के जो बाहर उत्पन्न हो उसको बहिर्जनिक बल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ग नंबर का है कि अपर्दन क्या है, तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम के जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो मतलब क्या, जैसे वर्षा हो, हिम मतलब क्या बर्फबारी हो तो उसमें जो मिट्टी ढके इधर से उधर भाग जाए, हवा में उड़ जाए, पवन में, और जैसे पानी से ही कट कट के उड़ जाए, तो मतलब उड़ जाए हट जाए, उसको अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन इसको ऐसे कहते हैं, लेकिन अपर्दन पूछ रहा है तो अपर्दन ही। यहाँ पे देखिए बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जो उसका तट होता है, मतलब यहाँ पर जो नदी बह रहा है इससे बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप इसके निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, ऐसे लिखेंगे आ जाती है। जैसे उसके आसपास अगर इधर से मान लीजिए इधर, तो इधर जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के कारण नदी के तटों निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। फलस्वरूप समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण इसी तरह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बालू टिब्बा क्या है। देखिए यहाँ पर अब दिया हुआ है, करे कि जब पवन का बहाव रुकता है तो वह यह रेत गिरकर छोटे छोटे पहाड़ी बनाती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ जब पवन का बहाव रुकता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बालू दिया हुआ है, ये मतलब क्या, ये रेगिस्तान में होता है। जब बालू का पवन का जो यहाँ पर जब पवन मतलब क्या हवा रुक जाए तो यहाँ पर जो बड़ा बड़ा बन जाएगा, यहाँ पर टिब्बा बन जाता है, बड़ा बड़ा पर्वत के जैसे बन जाता है, छोटा छोटा, तो पहाड़ी जैसी बन जाती है, तो उसी को बाली टिब्बा जो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंग जो किनारे पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन, जैसे समुद्री तरंग जो होता है, मतलब तरंग मतलब क्या, जो उसके बहाव होता है उसमें जो मल मतलब हम लोग फेंक दिए हैं गंदा, उसी को यहाँ पे एक अवसाद जो जमा कर देता है साइड में, वो समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। उसके बाद चाप झील क्या है, तो समय के साथ विसर्ब लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। विसर्ब झील, जैसे मान लीजिए समुद्र का बहाव है और साइड में यहाँ पर जो कट के एक यहाँ पर झील बन जाए तो उसी को चाप झील कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाते हैं जो टिक करने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, करा कि इनमें से कौन समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो सैल, किनारा और उसका समुद्री गुफा। तो किनारा इसका समुद्री, यहाँ पर किनारा नहीं है।
उसके बाद देखिए हिम नदों में निक्षेपण विशेषता क्या है, तो हिमोद जो है इसका विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी की घटना होती है। उसके बाद देखिए छत्रक सेल पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो रेगिस्तान में। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े थे ये वाला। उसके बाद चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मिलान कराने वाला है, मिलान कराने वाला थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा। यहाँ देखिए हिमनद, तो बर्फ की जो नदी होगा उसको हिमनद कहा जाता है। उसके बाद विसर्प क्या होता है, कठोर समतल, यहाँ पे शैल कहा जाता है विसर्प को। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुलिन क्या होता है, तो पुलिन यहाँ पे नदियां लिख सकते हैं, समुद्री तट ऐसे पुलिन को कर सकते हैं। यहाँ पर शायद गलती से लग गया होगा, इसको आपको काट के देना, ये समुद्री तट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बालू टिब्बा क्या होगा, तो रेगिस्तान में होगा। जलप्रपात क्या होगा, तो छत्रक शैल कह सकते हैं इसको। और उसके बाद भूकंप क्या, तो पृथ्वी के कंपन के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। अब देखिए कारण बताइए, इसको हम लोग भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए। कुल शैल छत्रक के आकार में होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं क्योंकि पवन शैल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है। पवन शैल जो होता है ऊपरी क्षेत्र के मतलब के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ख नंबर में देखिए यहाँ पर करा कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ चिकनी मिट्टी या जिसको गाद बोलते हैं, जैसे देखिए पानी का बहाव होगा तो उसमें मिट्टी भी उसके साथ बहते जाएगा और पोषक तत्व लाती है। तो और ये मिट्टी खेतों में जम जाती है। जहाँ पर खेत होगा तो खेत, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में अगर बाढ़ आता होगा, देखते होंगे, जैसे बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर बाढ़ आए तो पानी सूखेगा, तो यहाँ पर जो मिट्टी लेके आया हुआ है तो वो मिट्टी यहीं पर रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खेती करेंगे तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा क्योंकि उसमें जमीन बहुत उपजाऊ हो जाते हैं कि उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। अब ग नंबर देखते हैं। उसके बाद देखिए समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो समुद्री लहरें लगातार चट्टानों को काटती है, पहले गुफा बनती है, फिर मेहराब जिसको आर्च कहते हैं, फिर वह टूटकर स्टेक बन जाती है। पीछे भी लिखा हुआ है, आप उससे हिंट लेके बना सकते हो या ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ग नंबर हो गया। घ नंबर देखते हैं, घ नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए करा कि भूकंप के दौरान इमारतें गिर जाती है, तो इसका कारण बताना। करा भूकंप में जमीन तेजी से हिलती है, भूकंप आप कभी देखे होंगे तो याद होगा आपको। करा अगर इमारतें अच्छी तरह से नहीं बनी है तो वह इन झटकों को सहन नहीं कर पाती, जिससे और वह गिर जाती है। तो इमारत तो क्या, सब चीज तो गिर जाता है, मनुष्य का मतलब जान माल इतना क्षति होता है भूकंप का, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर है क्रियाकलाप आपको ये खुद से करना। 4 तक हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। तो आपको कहीं भी इस चैप्टर में समझने में दिक्कत है तो कमेंट यूं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर वायु के बारे में। कह रहा हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले ये बॉक्स वाला पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो किसे ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहा जाता है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, प्रभाव जो भी हो ग्रीन हाउस गैस एक तरह से बोलेंगे। ठीक है, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव था, किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, तो तापन में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु विलुप्त हो सकते हैं। जैसे देखिए अभी आपके इधर नहीं, सभी के इधर बहुत ज्यादा गर्मी होगा, गांव में भी, शहर में तो रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन गांव में थोड़ा देखिएगा
क्योंकि पेड़ पौधा है उसमें कम होता है, तो कम गर्मी होता है गांव में, ऐसे होता वहां पर भी है। तो इसी के कारण देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो ग्लोबल वार्मिंग न्यूज में सुनते होंगे, यही के बारे में है। उस वहां पे मीटिंग होता है, मतलब कि आप सभी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो, वो सब मीटिंग करते हैं और इनको कैसे रोका जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा जहाँ पर बर्फ वाला एरिया है, जैसे हिमाचल हुआ, शिमला और हुआ, जहाँ पे बर्फ मतलब प्रदेश है बर्फ वाला, वहां पे वो पिघलते पिघलते जल स्तर बढ़ेगा, उसमें फिर उसके बाद समुद्र में वही जल पिघल के जाएगा तो बाढ़ आ सकता है। बाढ़ आने पर बहुत ज्यादा जान माल की क्षति होगा। बाढ़, सुनामी सुनते होंगे, ये सब आता है सब इसी के कारण। तो हम लोग को सभी चीज को समन्वय बना के रखना चाहिए। ये बुक पढ़ने का यही मतलब है कि हम लोग कैसे इसको कम से कम कर सकते हैं। देखिए वायु का संगठन कर रहा है, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग, मतलब क्या, जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे देखिए हम लोग जो यहाँ पर ले रहे हैं सांस, ऑक्सीजन देखिए इतना प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में, ये सब है ऑक्सीजन इतना, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, आर्गन इतना है, अन्य सभी इतना है, नाइट्रोजन इतना, सबसे ज्यादा मौजूद नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल के संगठन इससे। अब देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, पाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद वे सदैव वायु से नाइट्रोजन नहीं ले जा पाते। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जो हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो कि हम लोग सांस लेते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जितना रहेगा उतना फ्रेश एयर मिलेगा। जैसे कहीं मतलब कि देखते होंगे कि कहीं कहीं जैसे आपके इधर होता होगा गाछ, मतलब बहुत बड़ा होगा कि जिसमें सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगा हुआ, जहाँ पे हम लोग गर्मी में खेलते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग सोते रहते हैं उस पे, तो वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। और मनुष्य तथा पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है। जैसे हम लोग जो रिलीज करते हैं तो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, और वही पेड़ पौधा लेता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग, तो हमारा अपना जनसंख्या बढ़ रहा है, देखिए हम लोग कितना 100 लगभग 150 करोड़ मान लीजिए हो गए हम लोग। 150 करोड़ में कितना गाड़ी चलता है, फैक्ट्री चलता है। ये नहीं कि 150 करोड़ सांस से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रहा है सांस छोड़ने से, और गाड़ी है, फैक्ट्री है, इतना बहुत सारा चिमनी होगा आसपास में, तो वो सबसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलता है। तो उसके, और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ जितना भी है काटे जा रहे हैं, तो पेड़ का जनसंख्या मतलब पेड़ जो जितना था पहले उससे कम हो जा रहा है, और हमारा जनसंख्या और हमारा जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी से क्या होता है कि जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो देखते हैं कि अभी कितना ज्यादा गर्मी आ रहा है, गर्मी में इतना तापमान है कि रहना मुश्किल हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गड़बड़ मतलब क्या, ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है, परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेलों आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी करते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। बहुत ढंग से प्रभावित होगा। कभी वर्षा ही नहीं होगा, तो कभी क्या हो, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी खूब ज्यादा धूप पड़ेगा जिसमें सूखा पड़ जाएगा, तो कृषि का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो उपजाऊ नहीं अच्छा होगा, जिसमें अनाज बहुत महंगा हो जाएगा। मतलब क्या, बहुत सारा साधन, मतलब एक सिर्फ पेड़ पौधे को काटने से ही मतलब बहुत सारा हम लोग समस्या अपने आप को पैदा कर देते हैं।
ठीक है, तो उसको कम से कम काटना है। काटना नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं काटना, जो सूख जाए, अब वो वृक्ष बहुत दिनों का हो जाए तब ये, जैसे बरगद हुआ, पेड़ हुआ, ये सब भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये होना चाहिए। हम लोग को करना चाहिए, कम से कम साल में एक पेड़ लगाना चाहिए। आप लगाते हो या नहीं कमेंट में बताना। ऐसे नहीं लगाते होंगे तो लगाना है, और उसको सेवा भी करना, ये नहीं कि लगा के छोड़ दें। सेवा मतलब क्या, जब बड़ा हो जाए उसके बाद वो खुद अपने से बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें पानी खाद जो भी समय समय पर है उसका देखभाल भी करना है पेड़ पौधा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मतलब क्या संतुलन बना रहेगा। वायुमंडल की संरचना, हमारे वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है देखिए 5 वायुमंडल का 5 सतह, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर् वायुमंडल। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की सब परतें दिया हुआ। अब देखिए बारे बारे से हम लोग को सब पढ़ना है। अब देखिए समताप मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर के समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। जैसे हवाई जहाज कहाँ होता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य के आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये समताप मंडल का हुआ। अब मध्य मंडल देखते हैं, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत से आने पर जल जाते हैं, ठीक है। अब वायुमंडल देखते हैं। यहाँ पर वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है, फैला। उसके बाद देखिए बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में यहाँ पर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वायुमंडल के पतरी परत होती है। हल्की गैस हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है बहिर्मंडल में। अब देखिए मौसम और जलवायु के बारे में अब पढ़ लेते हैं। मौसम और जलवायु का मतलब क्या है, जैसे मौसम आज गर्मी है, ठंडा, बरसात आएगी, और उस जलवायु डिपेंड करता है कि अभी जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे, जलवायु बताता है कि उस औसतन मौसम कैसा है, दीर्घकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, दैनिक का पूर्वानुमान जैसे लगाया जाता है, वो जलवायु पर डिपेंड करता है। अब देखिए तापमान, यहाँ पर तापमान जैसे तापमान की देखते होंगे कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, वेदर सर्च करके चेक करते हैं कि आज का तापमान कितना है, ये भी चेक करेंगे तो वही तापमान से पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आयतन, यहाँ पर सॉरी आपतन, आतपन है। यह महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाता है। ये ध्यान रखना, आतपन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट दिया हुआ, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो मतलब क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब 20 लाख करोड़ भाग का केवल एक भाग, मतलब 2 अरबा भाग, 2 अरब मतलब अरब खरब जो होता है उसका भाग ही प्राप्त करते हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्द्रता दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, वायु के किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आर्द्रता मतलब क्या हुआ, जैसे कभी गर्मी ज्यादा रहता है, मतलब धूप तो उगा रहता है लेकिन हम लोग को ज्यादा गर्मी नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है कि धूप अगर नहीं भी उगा हुआ है फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, तो वही आर्द्रता पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए वायु ठंडी हुआ, गर्म वायु हुआ, चक्रवाती वायु, पर्वतीय वायु, और उसके बाद ये संवहनी वायु, ये सब वायु का प्राप्त मतलब क्या ये प्रकार हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास में क्या दिया हुआ, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। देखिए खुद से बनाने के पहले प्रयास कीजिए, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करा कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु के घनी से यहाँ पर घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए वायुमंडल में अधिकतर भाग
किन गैसों से बना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसें अधिकतर भाग है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाद में है, ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा गैस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को यहाँ पैदा करते हैं? वहां पे हम लोग जो बॉक्स में पढ़े थे सबसे पहले पेज में, वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हरित गृह प्रभाव पैदा को यहाँ पर करती है। उसके बाद देखिए मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर अल्प अवधि के लिए वायुमंडलीय दशाओं की स्थिति को मौसम कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्षा के 3 प्रकार लिखे। तो वर्षा के 3 प्रकार हुआ, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चक्रवाती पर, यहाँ पर पर्वतीय और संवहनी वर्षा, ठीक है। ऐसे डिटेल में नहीं दिया हो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 3 प्रकार का। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायु दाब क्या है? तो वायु दाब लिख के डैश दे देंगे। अब लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए MCQ हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर MCQ निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन गैस हम लोग को हानिकारक, यहाँ पर इसी में देखिए छेद हो रहा है, सुनते होंगे न्यूज में कि इसी में छेद हो रहा है ओजोन की परत में, जिससे हम लोग को हानिकारक जो सूर्य से जो मतलब कि किरणें आएंगे वो नहीं बचा पाएंगे। इसी में छेद हो रहा है तो कैसे बच पाएगा? तो उसके बाद देखिए यहाँ पर वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? तो क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल के निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो समताप मंडल विहीन है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। इस सब बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ोगे मतलब क्या एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे टोटल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वर्षा कहते हैं। अब देखिए मिलन कराने वाला है। अब यहाँ पर देखिए व्यापारिक पवने, तो व्यापारिक पवने क्या है? अस्थाई पवने है। लू क्या है? अस्थाई पवने है, स्थानीय है, सॉरी ये स्थायी पवन है, ये स्थानीय पवन है। मानसून क्या है? तो मौसमी पवन। उसके बाद पवन क्या है? तो पवन है पवन की क्षैतिज गति है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कारण बताइए वाला हम लोग बनाते हैं। देखिए 4 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं? आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, इसीलिए ज्यादा समय लगता है। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर आयतन की मात्रा घटती है। क्या देखिए भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाने पर आयतन की मात्रा घटती है, सॉरी आयतन नहीं आपतन की मात्रा घटती है क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी होगा यहाँ पर, ये तिरछी पड़ती है, इसीलिए आपतन की मात्रा घटती है, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है जल के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है तो उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र वही हुआ जैसे देखिए यहाँ पर नदी में मतलब नदी तालाब जो भी समझो, यहाँ पर जल है वो बाष्पीकरण होते हुए संघनन में यहाँ पर गया, फिर से वहां पर संघनन मतलब बादल बना, बादल बनने के बाद फिर वर्षा हुआ, फिर वर्षा हुआ, वर्षा होते हुए यहाँ पे पानी फिर से वही नदी में आ गया, फिर यही जल चक्र चलते रहता है, यही जल चक्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी जब हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, हमारी पृथ्वी थलसारा के समान है, थलसारा का मतलब यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, मतलब क्या कि वही पानी ऊपर जाएगा, फिर से संघनन होके फिर से वही में आ जाएगा, फिर से जाएगा फिर से वही में आ जाएगा। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वो आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत के लिए सिंचाई कर रहे हैं, हो सकता है कि वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी पर बहता। जैसे देखिए यहाँ पर जल संग्रहण होके मान लीजिए बादल, यहाँ पर आप देखते होंगे कि कभी बादल इधर से उधर जाते हुए, तो मान लीजिए यहाँ से पानी बादल बना, बादल बनने के बाद जाके मान लीजिए ये दिल्ली का जगह जाके लंदन में वर्षा हो गया, लंदन हरियाणा में जाके वर्षा हो गया। तो मतलब क्या जहाँ का आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जहाँ का वर्षा हो रहा है, हो नहीं सकता कि कहाँ का पानी है। ये यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जो जल यहाँ पर अमेज़न नदी का बहता हुआ और सैकड़ों साल यही संघनन का मात्रा चलते आ रहा है, मतलब यही जल चक्र चलते आ रहा है।
महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। जो हम लोग खाने में व्हाइट कलर का जो नमक यूज करते हैं वो जल से ही बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जल, जब यहाँ पर इतना हम लोग जानते हैं क्या कि 1/4 भाग में 3/4 भाग में जल ही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जल का यूज अच्छे से करो, इसको फालतू में खराब नहीं करो। तो ये मात्र मतलब क्या मतलब होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा कि यदि धरती यहाँ पर जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की सामना क्यों करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पर जल का ये दिया हुआ है, तो महासागर में जल इतना है 97.3, बर्फ क्षत्रक से मतलब 2 पॉइंट है, उसके बाद 0.2 है, उसके बाद भूमिगत जल कितना है 0.68, झीलों में अलवण जल मतलब क्या, झीलों में अलवण जल कितना 0.009 है। अलवण मतलब जो हम लोग पी सकते हैं। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें तो इतना है। वायुमंडल तो 0.019, नदियां में 0.0001 है। टोटल मिला के 100% माना गया। तो उसमें से देखिए हम लोग पीने वाला जल इतना ही यूज करते हैं। और सोचिए इतना ही जल में हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, नहाते हैं और भी बहुत सारा चीज करते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। देखिए 1/4 एक बूंद, यहाँ पर देखिए एक बूंद को एक नदियां माना गया है, उसमें अलवण जल है। फिर 2 भौम जल हुआ, 9 चम्मच बल्ब छत्रक हुआ। तो मतलब इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, आप समझने के लिए समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद लवणता यहाँ पर 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। उसके बाद देखिए इजराइल में मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसे पल्लव कर सकते हैं क्योंकि यह नमक में अधिकता इसे संघनन बना देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये पॉइंट याद रखना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण एवं विभिन्न विधियों में प्रवलित किया जाता है, मतलब उसमें बताया जाता है कि जल कैसे संरक्षण होगा और भी बहुत सारा चीज। 22 मार्च को याद रखना, कितना 22 मार्च। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस एक ही दिन दोनों मनाया जाता है। उसके बाद देखिए तरंगे, कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ठीक है, कभी देखे होंगे नदी यार के आसपास गए होंगे तो बहुत सारा मतलब क्या पानी एकाएक रहता है, उसके बाद इधर से उधर होने लगता है, बहुत ज्यादा उसमें ज्वार आने लगता है, उसी को तरंग कहते हैं। उसके बाद देखिए भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकते हैं, जो सुनामी 15 मीटर ऊपर सोचिए पानी का ये मतलब क्या उफान आ जाता है, जिससे सुनामी आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सुनामी का भी यहाँ पर चर्चा दिया हुआ, तो आप यहाँ पे रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। करा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। नियम से ज्वार भाटा को गिरना मतलब उठना मतलब क्या जो होता है महासागरीय जल होता है उसका उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, क्या हम देखिए जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों डुबो देता है तो वो ज्वार कहलाता है। और जब यहाँ पे अपने निम्नतर स्तर तक यहाँ पे तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए करे सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो क्वेश्चन आगे भी है, ज्वार भाटे किसके कारण आते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है आपस में उसके कारण। करे जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं यहाँ पर पृथ्वी के एक क्या दिया हुआ सीध होते हैं, मतलब सामने सामने होते हैं, तो इस समय यहाँ पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार में बृहत ज्वार मतलब इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होते हैं तो चांद एवं सूर्य के का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए महासागरीय धाराएं
क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है, तो इसी को महासागरीय धाराएं कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। हम लोग अब देखिए अभ्यास को बनाते हैं। तो अभ्यास में देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ वर्षण क्या है, तो वर्षण यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर वर्षण क्या होता है, तो आकाश से जल किसी भी रूप में धरती पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहा जाता है। जल चक्र क्या होता है, जल चक्र जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडलों एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो जल चक्र वही हुआ जैसे फिर से जैसे पानी है नदी में, तो वही वाष्प बन के ऊपर फिर बादल बना, बादल बन के फिर से वर्षा हुआ, तो वही जल चक्र हो गया। ठीक है, ग नंबर देखते हैं। उसके बाद लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो लहरों को ऊंचाई, लहरों की गति एवं समुद्र की गहराई और दूरी लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले प्रमुख कार्य। तो मतलब क्या, देखिए हवा की गति, अगर हवा तेज गति में है तो समुद्र में जो उफान आएगा बहुत तेजी में आएगा, और समुद्र कितना गहराई है, जितना गहरा होगा फिर वहां पे उतना मतलब उफान आने का जो प्रभावित है वहां पर जो उसका ऊंचाई प्रभावित करने का कारक ये भी बनेगा। उसके बाद देखिए महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो हवा और चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। ठीक है, 4 नंबर ज्वार भाटा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है, तो कह रहा है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब ज्वार का होता है। और जब यहाँ पर देखिए, जब अपने यहाँ पर देख लेना एक बार, इधर भी दिया हुआ, जब यहाँ पर दिया हुआ जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो भाटा कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए महासागरीय धाराएं क्या है, तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धारा निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। अब देखिए कारण बताइए, हम देखते हैं। कह रहा है कि समुद्री जल नमकीन होता है, तो उसका कारण देना है। कह रहे समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि नदियां चट्टानों से नमक और खनिज बहाकर समुद्र में लाती है, यह नमक जमा होता है और समुद्र के पानी नमकीन बन जाता है, समुद्र का पानी नमकीन बन जाता है। उसके बाद देखिए ख नंबर जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, क्यों, तो देखिए जल के गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इसका निम्नलिखित कारक है। उद्योग एवं फैक्ट्री का गंदा पानी नदियों में गिरना, घरों में अपशिष्ट नदी मतलब अपशिष्ट जो होगा जैसे सब्जी का छिलका हुआ, पॉलीथीन वगैरह, ये सब हम लोग नदी में फेंकना, यानी तो पानी के स्रोत जो है वहां पर फेंकना। उसके वनों की कटाई, जिससे मिट्टी कटकर जल में मिलती है, वन जैसे कटेगा तो वहां पर मिट्टी का मतलब क्या जड़ बांधे रहता है, वन नहीं रहेगा कटाई होगा, मतलब वन नहीं रहेगा पानी आएगा तो वहां पे मिट्टी को बहाए हुए लेके चल जाएगा। अत्यधिक भूजल दोहन एवं जिसमें जल का स्तर गुणवत्ता दोनों घटते हैं। भूजल का दोहन मतलब क्या, जैसे पानी निकाल के हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो इसमें हो जाता है, तो इसका जो गुणवत्ता होगा कम ही होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और देखिए यहाँ पर सॉरी और भी बचा हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर MCQ दिया हुआ है। MCQ यहाँ पर देखिए करा है कि वह प्रक्रम जिस पर जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता और महासागर वायुमंडल स्थल के बीच चक्कर लगाता है तो उसे जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा उत्पन्न करती है, तो कहाँ, भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या होता है, ज्वार भाटा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर मिलन करने वाला कैस्पियन सागर क्या है, तो विशालतम झील है। ज्वार भाटा क्या है, तो जल का आवधिक चढ़ाव एवं उतार। सुनामी क्या है, तो तीव्र भूकंप तरंगे। महासागरीय धारा क्या है, तो निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धारा है। ठीक है, तो मिलन कराने वाला भी हो गया। अब जो ये खेल का नाम है अंग्रेजी में प्रत्येक यहाँ पर खेल का, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब कारण नदी के इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि नदी का नाम कहाँ है, तो वही सब देख लेंगे। जैसे मंदिरा हुआ, तो ये सब नदी का नाम हुआ, तो ये देख लेना नदी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये खेल वाला खुद से आपको बनाना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है कमेंट। पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर पढ़ना है। देखिए अमेज़न बेसिन में जीवन यहाँ पर पढ़ेंगे। करा कि भूमध्य रेखा के 10% उत्तर से
10% उत्तर से 10%, सॉरी प्रतिशत नहीं, सॉरी 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 मेरे से गलती हो गया। यहाँ देखिए भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर, प्रतिशत नहीं बोलना, डिग्री बोलना, उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी के बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यहाँ देखिए यह नदी बेजिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे से भाग में प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर सहायक नदियां क्या होती हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य रूप से मिलती है, मुख्य रूप में मतलब मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस स्थान के क्षेत्र को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कारण यहाँ का मौसम, मतलब क्या अमेजन बेसिन का मतलब मौसम दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वहाँ के मतलब क्या वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। देखिए वर्षावन कैसे है, तो यहाँ पे देखिए वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, टुकन आगे चल के याद रखना कि ये पक्षी है। गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य रूप से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाली टैपीर यहाँ भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ ऐसी कुछ ही प्रजातियां हैं। ठीक है, ऐसी ही कुछ प्रजातियां हैं यहाँ पर अमेजन बेसिन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर करा कि ये वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर करा कि वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। इनका मुख्य आहार मैनियोक जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन में अंदर पैदा होता है। जैसे आलू का मतलब हम लोग फसल उगाते हैं उसी तरह यहाँ पर मैनियोक और जो कसावा जिसको कहा जाता है उसका पैदावार होता है। ये चींटी रानी के अंडकोश एवं मतलब रानी और अंडकोश भी खाते हैं। करा कि मक्का, कॉफी एवं कोको जैसी नकदी फसल यहाँ उगाई जाती है। नकदी फसल मतलब जिसको हम लोग डायरेक्ट बेच सके, नकदी फसल हो गया, बेच के पैसे अर्न हो सके। अब देखिए यहाँ पर कर्तन एवं दहन की पद्धति। अब देखिए यहाँ पर किसान पहले वृक्षों की झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाती है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल ही पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े बार बार प्रयोग में मिट्टी का पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है तथा तब यहाँ पे लोग भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब हमारे इधर तो ऐसे खेती लगातार होता है, खेती छोड़ा ही नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण का प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पे तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब उत्तराखंड की जनसंख्या
89 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है, तथा बिहार का जनसंख्या मतलब बिहार का जनसंख्या नहीं, बिहार का घनत्व कितना 1102 है। मतलब प्रति 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनका जो संख्या हुआ वही जनसंख्या घनत्व हुआ। देखिए फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार एवं चना, बाजरा, गन्ना, जूट ऐसी यहाँ पर नकदी फसलें उगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे, यहाँ पर दिया हुआ एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। बंगाल टाइगर, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर भी पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर याद रखना, आगे क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। उसके बाद देखिए गंगा नदी को संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। ये सब बीच में जो पॉइंट है उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर कम कर रहा है कि उस महाद्वीप का नाम बताया जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे अमेजन बेसिन स्थित है। अमेजन बेसिन में लोग कौन कौन सी फसल उपजाते हैं? तो मैनियोक, कसावा और आलू उगाते हैं। या आलू नहीं, आलू की तरह होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं मैनियोक, कसावा। मुख्य फसल यहाँ पर ये है मैनियोक, जिसको कसावा कहा जाता है। अब देखिए अमेजन बेसिन में, अमेजन में वर्षावन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो टूकन, गुंजन पक्षी और रंगून पक्षी जैसे जो मकाओ में पाई जाती है, बाले मकाओ पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर घ नंबर में गंगा नदी के तट पर कौन प्रमुख नदी शहर स्थित है? गंगा नदी के तट पर कौन से शहर स्थित है? तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता प्रमुख शहर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप है क्वेश्चन, कह रहा है कि टूकन क्या है? तो पक्षी है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख यहाँ भोजन है? तो अफ्रीका का है। उसके बाद देखिए अफ्रीका का ना, अमेजोन का होगा, सॉरी ये गलती है। उसके बाद देखिए कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है। देवदार एवं फर किसके प्रकार का मतलब किसके प्रकार है? तो शंकुआकार। बंगाल टाइगर कहाँ? तो डेल्टा के क्षेत्रों में, ये याद रखना, बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सूती कपड़े, तो यहाँ पर गंगा के मैदान। मलौका तो मत्स्य, यहाँ पर देखिए। उसके बाद और रेशम कीट, तो रेशम कीट पालन, उसमें काजीरंगा असम। अब देखिए एक यहाँ पर नहीं मिलाया गया, पिरान्या, ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। आप गूगल भी करने के बाद नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। जो भी होगा आप ऑप्शन कमेंट में मतलब क्या ऐसे कमेंट कर देना, गौ का इतना, तो और भी बच्चे जो होंगे देख लेंगे। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 नंबर करेक्ट कारण बताइए। वर्षावन लुप्त हो रहे, इसका कारण बताना। करेक्ट वर्षावन लुप्त होने के मुख्य कारण निम्न है: वनों की कटाई, खनन, बड़े बांध एवं सड़क का निर्माण, वनों में आग लगाना। ये वर्षावन जो मतलब लुप्त होने का मुख्य कारण है, ये लिख देना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है। तो अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है, इसका कारण निम्न है: उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर जल आपूर्ति, समतल भूमि है, इसलिए मानव श्रम की उपलब्धता बहुत ज्यादा, मतलब क्या मानव श्रम मतलब काम करने जाते हैं। असम में सुनते होंगे कि आपके आसपास में, क्योंकि देखिए असम का ही एरिया ज्यादातर पाया जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र व गंगा, इसमें मानव श्रम बिहार के बहुत ज्यादा लोग, बिहार यूपी सब जाते हैं काम करने, तो यही सब वो सब काम करते हैं। उसके बाद नहीं, ये यही मतलब सिर्फ यही नहीं, मतलब और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन उसमें यह होता है कि श्रम आसानी से मिल जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा खेती वहाँ पे होता है धान का। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और जो उसका जलवायु होना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा अच्छे रहता है, जिसे उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर जल आपूर्ति, क्योंकि वर्षा का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, तो पानी तो आराम से, समतल भूमि भी है, और मानव श्रम मिल भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी है। और देखिए लास्ट में यहाँ पर एक खेल में दिया हुआ, ये खुद से आपको बनाना, और इस तरह ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट। रेगिस्तान में जीवन, ठीक है। तो यहाँ देखिए तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। तापमान पर ही डिपेंड करेगा, गर्म होगा या ठंडे होगा। तो ऐसे भी सब मतलब तापमान पर ही निर्भर करेगा, गर्मी होगा या ठंडे होगा, ऐसे भी। अब देखिए रेगिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करा यह एक शुष्क प्रदेश है जिसमें यहाँ पर जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो मतलब वनस्पति तो मिलेगा ही नहीं, और अत्यधिक तापमान अथवा निम्न तापमान भी होता है वहां पर, क्योंकि देखिए ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान बालू जितना तेजी से गर्म होता है,
तो उतना ही तेजी से ठंडा भी होता है। अब देखिए सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि सहारा के बारे में, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल इतना, मतलब क्या, भारत का क्षेत्र जो है इतना लाख किलोमीटर है, लेकिन इसका क्षेत्र कितना, इतना। सहारा से तो मतलब क्या, अपने भारत से बस थोड़ा आधा है, मतलब आधा उधर, सोचिए कि इतना बड़ा रेगिस्तान ही है। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरस्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया एवं पश्चिमी सहारा है। ठीक है, 11 देशों से घिरा हुआ है, 11। उसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट है, इसको पढ़िए कर आप जानकर हैरान हो सकते हैं, होगा कि आज सहारा रेगिस्तान में एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यह जो सहारा रेगिस्तान है इसमें हरा भरा मैदान था। सहारा गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों एवं मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियों समान रूप से जानवर थे, परंतु यहाँ जलवायु के परिवर्तन ने बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सहारा में अल जारिया क्षेत्र में त्रिपोली, लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर लगभग अधिकतम यहाँ पर तापमान कितना होता है, तो 1922 में इतना 57 इतना दर्ज किया गया, तो अधिकतम इतना 57.7 सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु मतलब यहाँ पर वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान, यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ देखिए सहारा रेगिस्तान एवं वनस्पति में कैक्टस, खजूर जो मतलब कांटेदार होता है, एलेक्सिया पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित द्वीप का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये पूरा रेगिस्तान है और बीच में कहीं पर भी पेड़ पौधे होने लगा, थोड़ा बहुत खजूर हुआ, छोटा छोटा पेड़ पौधे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो कौन कौन जानवर पाया जाता है, तो यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप एवं विभिन्न जातियों छिपकली यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। उसके बाद देखिए लोग यहाँ पर क्या, चलवासी जनजाति वाले लोग ये बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। उसके बाद देखिए तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद में अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र के में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्यों? क्योंकि तेल की मांग बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग मतलब सहारा से जो है उसमें तेल खुदाई करके निकाला जा रहा है, अब मिल भी जा रहा है, और उसके बाद उसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना। लद्दाख के बारे में, सबसे ठंडा, पहले सबसे मतलब क्या ठंडा रेगिस्तान, और जो हम लोग सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, यहाँ पर लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ला माने पर्वतीय दर्रों और दाख मतलब क्या, देश, तो पर्वतीय दर्रों का देश यहाँ पर हुआ। कह रहा पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर द्रास जो है लद्दाख में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख में होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं मतलब महाखंड जिसको ग्वार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमालयां हैं, जैसे ग्रानी हिमालय। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस जलवायु पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस एवं कुछ ही अधिक, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाता है। सोचिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर जमता है, और ये -30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है यहाँ का तापमान। सोचिए कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब क्या, जैसे वर्षा मापने का ये पैमाना हुआ, इस तरह मापा जाता है। उसके बाद देखिए लद्दाख में लद्दाख को खा पा चाभी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि।
उसके बाद देखिए लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्क्वाकॉक, रेवन एवं हुप हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी हैं। उसके बाद देखिए पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। ये पशुओं, आगे क्वेश्चन भी है इसके बारे में। यहाँ पर अधिकांश लोग मुसलमान या बौद्ध हैं, ये भी क्वेश्चन है, मुसलमान या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैमिस, थिक से एवं लामा यूरू। यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखते हैं। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह में, ये याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए करा कि मनाली लेह राजमार्ग 4 शहरों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचा ला, लगुन लाचा एवं तंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब कि वहां पर हुआ रास्ता, क्योंकि बर्फ से जम जाता है और बर्फ को हटाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो रास्ता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखिए हम लोग अभ्यास बनाते हैं। अब देखिए अभ्यास में दिया हुआ करे विश्व में कौन 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान सहारा में आ गया और ठंडे में अभी लद्दाख आ गया। ऐसे बहुत सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद देखिए सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान में जलवायुगत परिस्थितियां क्या है? तो लद्दाख रेगिस्तान में जलवायुगत परिस्थितियां निम्न है, कम वर्षा, अत्यधिक ठंडा तापमान होगा। लद्दाख रेगिस्तान की बात हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शुष्क एवं शीत जलवायु और बर्फबारी होता है। ये मतलब क्या वहाँ पर परिस्थितियां हैं। उसके बाद देखिए घ नंबर लद्दाख के पर्यटकों के लिए प्रमुख क्या है? तो गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर। उसके बाद उत्सवों तथा अनुष्ठानों का देखना पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ? 4 करे सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो ढीले ढाले एवं हल्के नहीं भारी वस्त्र, सूती कपड़े, लंबे चोंगे वाले वस्त्र पहनते। चोंगे मतलब क्या? जिसमें बालू वगैरह नहीं पड़े, क्योंकि रेगिस्तान में लोग मतलब क्या बालू हमेशा उड़ते रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि झ नंबर लद्दाख में उगने वाले पेड़ों का नाम बताए। झरखर, चिनार, देवदार, पॉपुलर, जूपी, पीछे भी पढ़े हैं, एप्रिकॉट एवं एप्पल लद्दाख में उगने वाले प्रमुख पेड़ है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देख लेना कौन कौन सा होता है। यहाँ पर सेंटीग्रेड लद्दाख में, यहाँ पर स्टोन मथ होगा, यहाँ पर भी कहीं पर भी देख लेना। ऐसे हम दिमाग लगा के यहाँ पर लिखें, जो भी ठंडे में पेड़ उगता है उसको हम लोग नाम लिखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ MCQ है, कर सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है, और किस क्षेत्र मतलब किस भाग में? तो उत्तरी भाग में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान का अधिकांश निवासी है, तो यहाँ पर कौन सा? बौद्ध एवं मुसलमान, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रेगिस्तान की विशेषता है, क्या विशेषता है? तो यहाँ विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, उसके बाद क्या? रेगिस्तान, और उसके बाद क्या है? अल्प जल वाष्प। क्या होगा? तो विरल वनस्पति है, ये विशेषता उसका है रेगिस्तान का। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किसका? तो बौद्ध मठ हेमिस नाम से प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित में फसल में से कौन सा प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए मिस्र में गेहूं लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मिलान कराने वाला है, करा कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कर सही जोड़े बनाइए। तो जैसे मरुधान क्या? सहारा। उसका बेदुइन तो लीबिया, तेल तो जल के साथ गर्त, उसका ग्रागी तो हिमनद, लामायूरू तो ये बौद्ध मत, ये नाम हुआ। जो बच गया उसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इतना ही दिया हुआ और एक ऑप्शन यहाँ ज्यादा दिया हुआ। ऑप्शन नहीं मतलब इतना में से ही ये सब खोज के लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 में है कारण बताइए वाला भी हम लोग बना लेते हैं। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, इसका कारण बताना। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के निम्न कारक है: कम वर्षा, अत्यधिक तापमान, रेतीली एवं पोषणहीन मिट्टी, तेज हवा एवं रेत में तूफान, जल स्रोतों की कमी। तो यही कारण है कि वहां पर रेगिस्तान में कम वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ये
ये उन्हें तेज धूप, गर्मी, रेत एवं रात में ठंड से बचाते हैं, तो इसीलिए वो भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र का माने कि जैसे हम लोग ठंडे में जो पहनते हैं, ठंडे में बड़े बड़े जो स्वेटर वगैरह और टोपा ओपा लगा लेते हैं, माथा में मफलर लगा लेते हैं, और यहाँ पूरा मतलब क्या पूरा बॉडी ढका रहता है, तो वही मतलब उससे भी बड़े बड़े उस मुंह भी ढक के रखते हैं, क्योंकि आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह रेगिस्तान के लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजरता है। तो यहाँ पर एक 5 नंबर बन गया, जो कि आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट। अध्याय 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ पर जो एनसीईआरटी का दिया हुआ, इसमें जो दिया हुआ और भी वो बिहार के स्पेशल के बारे में दिया हुआ, बिहार स्पेशल, बिहार के ही बारे में यहाँ पर चर्चा होगा। देखिए यहाँ पर जो बिहार, यहाँ पर राष्ट्रीय ये जो हुआ, यहाँ पर मतलब क्या राष्ट्रीय यहाँ पर जो जलीय जीव होता है, तो डॉल्फिन हुआ, ये सब भी एक बार आपको ध्यान से देख लेना, और उसके बाद यहाँ तक पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए मानवीय पर्यावरण अंतःक्रिया प्रदेश, यहाँ पर देखिए बिहार का मानचित्र दिया हुआ, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इसलिए भाषण हो रहा था। यहाँ पर बिहार को जानिए, यहाँ पर बिहार राज्य की कहानी, स्कूल बच्चों की जुबानी। उसके बाद ये चैप्टर में इसका डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में उत्तर प्रदेश, और सॉरी पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड। तो ये बिहार का चौहद्दी हुआ। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल हो रहा है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जिसके मतलब क्या उत्तर में नेपाल और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम में पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। समुद्र तल की औसतन ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीनों में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम की फसल तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे मैंगो शावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ पर देख लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखिए बिहार प्रदेश के समस्त भूमि लगभग 60% भाग कृषि योग्य है। यहाँ 12% भाग बंजर भी है। उत्तर के मतलब क्या उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों में, दक्षिण पूर्वी एकाध जिलों में छोड़कर अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है। यह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उसके बाद यहाँ पे धान यहाँ की प्रमुख फसल है। तो बिहार की प्रमुख फसल क्या है? तो धान है। यहाँ पे धान बहुत ज्यादा उपजाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिहार में कुछ होना है, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो पानी जहाँ होगा वहाँ पे धान होगा ही। उसके बाद देखिए उत्तर बिहार में कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची एवं पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से है। हाँ, मुंगेर में सिगरेट कारखाना, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट, जो जमालपुर में रेलवे के कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखाने निर्माण प्रगति पर है। खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। मतलब यहाँ पे खनिज संपदा मतलब तेल हुआ और ये कोयला वगैरह ये सब नहीं मिलता है, कि जो कि झारखंड पहले था, अभी नहीं है। बिहार अलग हो गया, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो गया। दक्षिण बिहार में कुछ जिलों में टीन एवं अभ्रक के खाने हैं। कैमूर के पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर एवं पायराइट्स भी मिलते हैं। यहाँ कहकर और जोरदार यहाँ पर ये अंडरलाइन गलती से हो गया। उसके बाद हमारे प्रांत का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। उसके बाद देखिए उपोष्ण जलवायु का मैदानी भाग होने के कारण
चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ है। पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुएं है। लोग सामान्यतः धोती कुर्ता, शर्ट पैंट, गमछा, लुंगी, पायजामा एवं औरत साड़ी एवं सलवार कमीज होगा, समीज लिखा गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, कमीज पहनती है। यातायात के लिए पक्की कच्ची अलावा रेलवे लाइन एवं संघन सुधरी जाल है। राज्य की राजधानी पटना, मतलब क्या बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अतिरिक्त जिला गया भी वायुमार्ग में जुड़ा है। नौवहन भी अच्छी सुविधा है। मतलब पटना वायुयान का मतलब क्या, जहाँ से मतलब हम लोग एरोप्लेन में कहीं जा सकते हैं, उसका ये मतलब हुआ। गाय एवं भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। बरसात में झटपट तैयार होने वाली लिट्टी चोखा और दिनों में सत्तू, चूड़ा, दही एवं प्रिय भोजन है। तो यहाँ पे ये प्रिय भोजन है, चूड़ा दही प्रिय भोजन, और सत्तू जो है, सत्तू लिट्टी चोखा गर्मी में यहाँ पर होता है। उसके बाद देखिए बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व, तो बिहार में मतलब मेन तरह से कौन मनाया जाता है पर्व, तो छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा एवं उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ का पर्व यहाँ के लोगों को नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग की स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, तो मतलब पटना साहिब में हुआ था। इनका उत्सव मतलब इनके जन्म उत्सव में प्रतिवर्ष उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इसके साथ हम ईद, बड़ा-दिन, क्रिसमस जिसको कहते हैं, होली, दिवाली इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार के मधुबनी पेंटिंग अब तो विश्व में लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला में उभरी पेंटिंग यह कला जिसमें प्राकृतिक रंगों के प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है, शेष विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार एवं धैर्य रखने के लिए जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक एवं मधुबनी पेंटिंग के सौंदर्य के राज्य विशेषता के लिए भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंगा और दीघा का दूधिया, मालदो मतलब ये सब आम का ही है। ये भागलपुर का जर्दालू आम तो कहना ही क्या, ये आम का है। अब उसके बाद देखिए लास्ट में दिया हुआ है जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। तो इसी के साथ ये भी बुक पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बार जो ये दिया हुआ सामाजिक बुराई, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद इसको जीवन में अपनाना भी है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी का ये संदेश दिया हुआ है। उसके बाद नागरिक बोध है, ये भी आपको एक बार जीवन में अपनाना भी है। मतलब क्या, हर दिन अगर हम लोग कुछ अपनाएंगे तब जाके हम लोग सीखेंगे। बुक में ऐसे फालतू में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बहुत तो बुक से ही हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बुक में जो भी पेज में दिया हुआ है कुछ मेन पॉइंट दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग छूट गया 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना की गई थी, इसी दिन बिहार दिवस के रूप में। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी 1912 को, और उसके बाद बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा बुक खत्म हो चुका है। आपको और भी कोई बुक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी बुक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।